बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी तरह आपको फ्लू नहीं हुआ होगा। बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए इस फ्लू के साथ। और अभी तो मैं दुआ करती हूँ, सबसे पहले ऑनर आने से पहले मेरी दुआ ये होती है कि अल्लाह मियां मुझे ड्यूरिंग शो खांसी ना आए, क्योंकि बड़ा मसला हो जाता है। और जब आप ऐसे सोलो शो कर रहे हो तो फिर और भी ज़्यादा मसले शुरू हो जाते हैं। बोलेगा कौन है आपकी जगह? तो इसलिए उम्मीद करते हैं जी इस वेदर ने आपकी सेहत का कुछ नहीं बिगाड़ा, आप सर्दी इंजॉय कर रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं। और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आज सुबह सुबह जी फॉग भी बहुत ज़्यादा थी। मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी कि जो जनवरी स्टार्ट होते ही इवन दिसंबर एंड में भी फॉग होती है, लेकिन आज चूँकि जनवरी का 2 जन है आई गेस, यस। तो इसमें जो फॉग है उसने अपने रंग दिखाना शुरू किए और पता लग रहा है कि जनवरी में जो सर्दी और फॉग आती है ना वो आ चुकी है। सो बी सेफ। अगर आप लॉन्ग रूट पे तो वैसे ट्रैवल नहीं कर सकते, मोटर्स बंद होती हैं सुबह सुबह और लेट नाइट भी, लेकिन अगर आप विद इन द सिटी भी कम्यूट कर रहे हैं तो एहतियात करें, ये बड़ा ज़रूरी होता है। और तेज़ ड्राइविंग से इज्तनाब करें। कोई जल्दी नहीं है आपको, है भी तो अब भी सब्र से गाड़ी चलाएं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए आपको पता है अखबार के अंदर सुबह सुबह ख़बरें हैं जी। और ख़बर जो सबसे पहली मेरी नज़रों के सामने आई वो ये कि महंगाई 7 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। मईशत मुस्तहकम है। अब हम टेक ऑफ की पोजीशन में हैं और IMF का जो मुकर्ररा महसूलात का हदफ है वो हासिल किया जाएगा, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। और चीनी स्मगलिंग के हवाले से भी उन्होंने कहा और उसका क्रेडिट उन्होंने आर्मी चीफ को दिया है और कहा है कि धन्नों ने जो मईशत का बुरा हाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन 6 महीने का टारगेट उन्होंने गोल सेट किए और उनके मुताबिक वो अहदाफ को पूरा कर लेंगे। और ये है जी ख़बर अच्छी कि महंगाई कम हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ जी हुकूमत और PTI के इर्द गिर्द जो सियासत घूम रही है, एक तरफ आज 2 जनवरी को मुज़ाकरात होने जा रहे हैं जी, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान वो कहती हैं कि 6 जनवरी को जो सुनाए जाने वाला महफूज फैसला है इसमें बानी PTI को सज़ा सुना दी जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ऐसा होता है तो मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा, जिस पर बहुत दिनों से इनफैक्ट कई महीनों से ले दे हो रही थी, जो बात की जा रही थी कि मुज़ाकरात होने चाहिए। बिलाखिर जो आज के दिन मुज़ाकरात के हवाले से होनी है पेशरफ, उसका क्या फ्यूचर होगा। और असल में कहा यह जाए कि इस वक्त बानी PTI दोनों बड़ी जमातों और ख़ुद मुक़तदरा हलकों के लिए एक ऐसी कड़वी गोली बन चुके हैं जो निगली जा रही है ना उगली जा रही है। अगर उन्हें सज़ा सुना दी जाती है तब भी उनकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं होगी, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन एक तरफ ये ख़बर आ रही है जी कि पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली नबील गबोल साहब, उन्होंने दावा किया है कि शहबाज शरीफ रिटायर होने जा रहे हैं। उनकी हुकूमत है मगर वह हुकूमती मामलात पर तवज्जो नहीं दे रहे, जबकि नवाज शरीफ खुद किनारा कश होकर मरियम को वज़ीर आज़म बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग की फितरत में वफा नहीं, बहुत जल्दी बेवफाई पर चले जाते हैं। वो इक़्तिदार में आकर इसी टहनी को काटते हैं जिस पर बैठते हैं। जबकि वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब ने कहा है कि 2013 में नवाज शरीफ की क़यादत में हमने अहदाफ हासिल किए, अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में जो मुल्क है उसमें को नई बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। ये सारी सूरत हाल है जी। पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत का हिस्सा है, उनकी जानिब से बयानात का आना और ये जो लव हेट रिलेशनशिप है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का, इसके हवाले से भी कमेंट लेंगे। हमारे साथ हामिद खान अल-मशरकी साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? हाँ बहुत शुक्रिया। बिल्कुल वायरल चल रहा है लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी बचे हुए हैं। बस डॉक्टर साहब यही हालात है, मौसम ने हम सबको कहीं ना कहीं अपनी लपेट में लिया ही हुआ है। डॉक्टर साहब ये जो पहला सवाल मेरा महंगाई के हवाले से, आज अखबार की इतनी बड़ी सुर्खी है ये जी कि 7 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गई है महंगाई, आपको भी ऐसा ही लगता है?
देखिए हुकूमत का दावा या जो अदाद-ओ-शुमार है उसकी हद तक तो हो सकता है ये बात ठीक हो, लेकिन हकीकत में गरीब आदमी का चूल्हा जो है वो बुझता जा रहा है। हकीकत ये है कि मज़दूर के लिए अपना घर चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। ये जब महँगाई कम होने की बात करते हैं तो आप मेरा ख़्याल है समझ सकती हैं कि इसका मकसद ये होता है कि जी चीज़ें मज़ीद महँगी नहीं होंगी। जो पहले ही एक हद तक उस हद तक पहुँच गई हैं जो पहुँच से बाहिर है, चाहे वो खुर्दनोश की अशिया हों, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो ट्रैवलिंग के मामलात हों, चाहे वो बिजली के बिल हों, तो उस हवाले से अवाम को कोई वाज़ी रिलीफ़ तो नहीं मिल रहा। लेकिन ये कि अच्छी खबर है कि महँगाई मज़ीद नहीं बढ़ रही, ये एक अच्छी खबर ज़रूर है, लेकिन अवाम को डायरेक्ट कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होता अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज की जो फ़िगर्स हों या चाहे वो कोई भी मुआशी अहदाफ हों। अवाम को अगर डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होगा तो अवाम के अंदर इसके अंदर कोई पज़ीराई नहीं मिलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने महंगाई के हवाले से बात की। अब जो मुज़ाकरात आज होने जा रहे हैं, एक तरफ तो मुज़ाकरात के हवाले से हम वी वर ग्लैड कि चलें जी कोई तो बात हुई और तहरीरी तौर पर आज तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात को देगी। लेकिन अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि 6 जनवरी को जो महफूज फ़ैसला सुनाया जाएगा उसमें खान साहब को सज़ा दे दी जाएगी। तो फिर हम मुज़ाकरात जिस हवाले से हुकूमत बड़ी बातें भी करी थी और तहरीक इंसाफ भी बड़ी मुश्किल से आमादा हुई थी, फिर इनका क्या मुस्तकबिल हमें नज़र आएगा? देखिए अरमिला बात ये है कि जो बानी पीटीआई के मुकदमात हैं खान साहब के वो तो अदालतों से ही उनके फैसले आने हैं और बिलाशुबा हम ये बात समझते हैं कि अगर उनको सज़ा नहीं दी जाती है तो फिर तो बहुत सारे सवालात खड़े हो जाएंगे और लाजमी बात है कि उनके जो बाकी भी मुकदमात हैं उनकी भी बात हो रही है। लेकिन हकीकत ये है कि बहरहाल जब तोशा खाना केस चल रहा था उस पर फ़र्द जुर्म के हवाले से और एविडेंस के हवाले से बहुत सारे सवालात तो पहले ही खड़े थे। फिर ये जो $190 मिलियन वाला जो अलकादा ट्रस्ट का केस है इसके हवाले से भी बहुत सारे सवालात तो पहले ही खड़े हैं मुकदमे की शफाफियत के हवाले से। इसलिए अलीमा खान साहिबा का ये बयान तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल ये कि इसको मुज़ाकरात से ना जोड़ें तो शायद कोई मुज़ाकरात में कामयाबी की उम्मीद निकल आए। देखिए हम ये जानते हैं कि पीटीआई के जो 2-3 बुनियादी मुतालबात हैं वो बड़े वाज़ेह हैं और उनमें लचक नहीं है और वो ऐसे मुतालबात हैं जो हुकूमत के लिए फ़िल वक़्त मानना जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आता क्योंकि ख़ुद जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा कि पीटीआई की मकबूलियत इतनी है कि अगर खान साहब जेल से बाहर आ जाते हैं तो फिर आपको भी अंदाज़ा है, मुझे भी अंदाज़ा है कि उनकी मकबूलियत और उनका जो सियासत है वो इतनी पावरफुल हो जाएगी कि हुकूमत के लिए अपने मामलात चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो जो बात हम बार-बार करते हैं मकबूलियत की, तो उसके अंदर मैं बार-बार कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो हकीकत है वो ये कि मकबूलियत से ज़्यादा कबूलियत होना ज़रूरी है और वो कबूलियत कहाँ होना ज़रूरी है ये आप भी जानती हैं। सो जब तक खान साहब की कबूलियत नहीं होगी शायद उनकी रिहाई भी मुमकिन ना हो और शायद अभी उनके लिए मज़ीद मुश्किलात हों। मुज़ाकरात से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें इसीलिए नहीं लगाई जा रही। अच्छा, ये जिस कबूलियत की आप बात करें डॉक्टर साहब, लेकिन ये कबूलियत तो अभी बज़ाहिर बिल्कुल भी नहीं है और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो कबूलियत को इस पॉइंट पे आकर पहुंचा देते हैं कि वहाँ पे अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी आने भी लगती है तो कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के अंदर जो आप जैसे बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी कहते भी हैं कि वो सारे मामलात को फिर ए पे लेकर चले जाते हैं जेड से। तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को अपनी इंटरनल पॉलिसी स्ट्रैटेजी या जो भी उनकी प्लानिंग है उस पर भी ज़रा फोकस करने की ज़रूरत है इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी के अंदर? बिल्कुल अर्मिला यही सबसे बड़ा पीटीआई को नुकसान हो रहा है कि खान साहब की अदम मौजूदगी में हर जो पार्टी में थोड़ा सा भी लीडर है वो समझ रहा है कि शायद उसी ने पार्टी चलानी है और उसके बयानात से ही सारा कुछ चल रहा है, जबकि वो ये नहीं सोचते कि उसके कितने गलत असरात भी होते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन एक ही वक्त में एक ही जमात में अगर एक आदमी मुज़ाकरात की हमायत कर रहा है तो दूसरा जनाब उसमें जिसको हम कहते हैं धमकियाँ भी लगा रहा है और जनाब वो जो है वो टकराव की सियासत को फ़रोग़ दे रहा है, तो इस तरह काम नहीं बनता। और मेरा ख्याल ये है कि इसके लिए मैंने कहा कि 1-2
जगह कि ज़रूरी नहीं कि अलीमा खान या बुशरा बीबी या कोई भी सियासत में किरदार अदा करें, लेकिन एक बात अहम है, वो ये है कि लीडरशिप यानी खान साहब की तरफ से एक बड़ा वाज़ेह पैगाम सबके लिए जाना एक ज़रूरी है कि स्पोक्समैन कौन है, और उसके अलावा कोई भी मीडिया पर आकर अगर पीटीआई की तरफ से बोलता है तो हुकूमत और जो मीडिया है उस हवाले से उसको अहमियत ना दे, तो शायद पीटीआई के लिए बेहतर रास्ता निकल आए। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि बदकिस्मती से जहां पर भी मुज़ाकरात की कोई पीटीआई के लिए कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आती है, खुद उनकी लीडरशिप ही उसको वो सबूटाज कर देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो ये मुज़ाकरात हैं, इसमें आपने अभी बात मेंशन भी की पहले मेरे सवाल के जवाब में कि तहरीक इंसाफ के वो मुतालबात हैं जो फौरी तौर पर हुकूमत के लिए एक्सेप्ट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, जिसमें उन्होंने कैदियों समेत बानी पीटीआई की रिहाई की बात की है और फिर सीनियर तरीन जजेस के हवाले से उन्होंने बात की है। ये दो बज़ाहिर ऐसे मुतालबात हैं जिनको उन्होंने इतनी बड़ी लिस्ट से दो मुतालबात मेजरली उन्होंने रखे हैं। आप समझते हैं डॉक्टर साहब कि ये मुतालबात हुकूमत किसी तौर पे तो मानेगी नहीं, लेकिन अगर कोई बीच का रास्ता भी निकलता है तो कोई पॉसिबिलिटी होगी कि तहरीक इंसाफ उस पर आमादा हो बीच के रास्ते पे? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अंग्रेजी में इस लफ्ज इस्तेमाल होता है CBM, कॉन्फिडेंस बिल्ड मेजरिंग, यानी कॉन्फिडेंस बिल्ड मेजर्स लेने बड़े जरूरी होते हैं एतमाद साजी के लिए। अगर हुकूमत जो है वो कुछ जो पीटीआई की सीनियर क़यादत जो जेलों में है, खुसूसन पंजाब में बहुत अरसे से कुछ क़यादत जेलों में है, अगर उनको रिहा कर देती है तो उससे शायद पीटीआई को ये पैगाम जाए कि हुकूमत मुज़ाकरात की कामयाबी में तो संजीदा है, लेकिन कुछ ऐसे मुतालबात जिसमें खान साहब की रिहाई है वो अभी एकदम मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाती तो फिर मेरा ख्याल है मुज़ाकरात की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। एक बात याद रखें कि जिसके पास इख्तियार और इक़्तिदार होता है, कामयाबी मुज़ाकरात की कुंजी उसके हाथ में होती है। अब बदकिस्मती ये है कि हुकूमत जो है वो ज़ाहिरी तौर पर मुज़ाकरात भी कर रही है, लेकिन खुद हुकूमती ओहदेदारान भी कहते हैं कि जी हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, और जब इस तरह का बयान दे दिया जाता है तो उससे फिर पीटीआई के अंदर जो है वो एक कन्फ्यूजन फैलता है कि जी अगर हम इनसे मुज़ाकरात में किसी बात पे एग्री कर भी गए और अगर ये कहें जी कि अब हम आगे से एग्री नहीं होते तो फिर हमारी पोजीशन यानी पीटीआई की पोजीशन जो है वो पीटीआई की क़यादत समझती है कि बड़ी कमज़ोर होगी। तो इसलिए सबसे वाज़ेह तौर पर हुकूमत की तरफ से ये पैगाम जाना चाहिए कि वो जो मुज़ाकरात कर रहे हैं उनके पास इख्तियार भी है और वो उसमें जो भी फैसला करेंगे उस पर अमल दरामद करवा सकते हैं। ये हुकूमत की तरफ से पैगाम जाना बड़ा ज़रूरी है, ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी के नबील गबोल साहब ने कहा है कि बहुत जल्द शहबाज शरीफ साहब रिटायर होने वाले हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने मरीम नवाज़ साहिबा को आगे करने के लिए ख़ुद सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है और नून लीग की फितरत में वफ़ा नहीं है, वो बहुत जल्द बेवफाई करते हैं। बड़े दिल दुखा हुआ है नबील गबोल साहब का पीपल्स पार्टी का नून लीग को लेकर। जी, मैं इसको लाइटर नोट में ये कहूँगा कि हमारे तमाम सियासतदान ही ऐसे हैं जो कि अपनी अगली नस्ल के लिए सोचते हैं, मुल्क का कम सोचते हैं। ये बड़ी हकीकत है, उसमें नबील गबूल साहब भी शामिल हैं, उसमें सब सियासतदान शामिल हैं। हकीकत ये है कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पर आप समझ लें कि इस प्रेशर में और मौजूदा हालात में वो ये ज़रूर समझते हैं कि अभी अगर उनसे मामलात नहीं तय होते हैं तो वो शायद हाथ खड़े करें। लेकिन दूसरी जानिब आज आपने ही अभी खबर पड़ी कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं जी 6 महीने के सारे अहदाफ भी हासिल कर लिए, महंगाई भी कम कर दी और अवाम के अंदर हम बड़े सुरखरू हो रहे हैं, टेक ऑफ करने को तैयार हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो नबील गबूल साहब शायद सिंध में बैठे हुए हैं और वो सिंध से आपको पता है ना कि वो एक और साहब थे वसान साहब, उनकी भी पेशीन गोइयाँ आती रहती थी। सो पेशीन गोइयों का सिलसिला तो हो सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी शहबाज शरीफ रिटायर हों। हाँ जी, ये आपके मुताबिक आपको लग रहा है डॉक्टर साहब कि ये बस वो थोड़े दिल बर्दाश्ता है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये पीपल्स पार्टी के ऊपर ये इम्प्रेशन रहता है कि उनको वो हिस्सा नहीं मिल रहा या उस तरह से उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही हुकूमत की तरफ से जिसका उनसे प्रॉमिस किया गया था या जिस हवाले से वो हुकूमत के साथ मिलके उन्होंने एक सेटअप बनाया था।
बिल्कुल। मिला असल में ना मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस सारी सूरत-ए-हाल में सबसे ज़्यादा फ़ायदे में है। वो ये है कि उन्होंने सदारत भी ले ली, उन्होंने चेयरमैन सेनेटरशिप भी ले ली, उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली का भी सीट भी डिप्टी स्पीकर ले लिया। सबसे अहम बात ये है कि पीपल्स पार्टी अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेना चाहती। यानी जिसको कहते हैं ना कि पॉलिटिकल कैपिटल जो लॉस होता है, उसका कोई ब्लेम नहीं लेना पर गिला चाहती। किस बात जो का कर रही सियासी है डॉक्टर साहब? गिले तो बहुत करती है पीपल्स पार्टी। गिला वो इसलिए कि पंजाब में उनको बहुत ज़्यादा गिला है। पंजाब में उनका ये है कि जी शायद मरियम नवाज़ उनको कोई रूम नहीं दे रही। उनसे जो वादे किए गए थे कि जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी को सीटें दी जाएँगी, और फिर उनको कहा गया जी कि जिन-जिन हलकों में पीपल्स पार्टी का कंट्रोल है, वहाँ की इंतज़ामिया पीपल्स पार्टी के जो लीडरशिप है उसके अंडर काम करेगी। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि पंजाब में अभी पीपल्स पार्टी को अगर गुंजाइश मिली, तो फिर तो नून लीग का खुद सफाया हो जाएगा। सो पीपल्स पार्टी को ये हकीकत समझनी होगी कि नून लीग के पास इस बात का कोई मार्जिन नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी को पंजाब में दोबारा से जड़ें मजबूत करने दें। पीपल्स पार्टी को पब्लिक पॉपुलैरिटी की सियासत करनी होगी, और उसके लिए वो हुकूमत में रहते हुए वो सियासत कर नहीं सकते। सो दो कश्तियों में सवार होने से ये चीज़ें तो फेस करनी पड़ती हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब बात करेंगे कुछ मईशत के हवाले से। आपको पता है हमने सुबह सुबह महंगाई के हवाले से आपको बताया था जी कि 7 साल की कम तरीन सतह पर है, और जो टारगेट सेट किए गए हैं ऐसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है। लेकिन साल 9 के आगाज़ के ऊपर वर्ल्ड बैंक ने जी पाकिस्तान की जो मौशी सूरत हाल है इस पर रिपोर्ट भी जारी की है, जिसके मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% तक पहुंच गई, जो कि 2023 के मुकाबले में 7% ज़्यादा है। साथ साथ इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि एक साल के दौरान पाकिस्तान में मज़ीद 1 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं गुर्बत का शिकार हुए हैं, और गुर्बत में इजाफे का जो बुनियादी सबब है मुल्क में मईशत को दरपेश चैलेंजेस हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे चैलेंजेस जो नेचुरली हम फेस करते हैं, सैलाब है और दीगर जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, फिर अफरात ज़र और मौशी बहरान भी इसका हिस्सा है। इस सारी रिपोर्ट में क्या चीज़ें हैं, और दूसरी जानिब हम जिस महंगाई की कमी के हवाले से बात कर रहे हैं और जो ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स 2024 के अंदर रहे हैं उस पर भी हम तज्जिया लेंगे। हमारे साथ ज़फ़र पराचा साहब मौजूद हैं, माहिर मईशत है, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। ज़फ़र साहब, ये जो हम महंगाई, आज अखबार में बहुत बड़ी सुर्खी भी लगी हुई है कि महंगाई 7 साल की कम तरीन सतह पर है। चूँकि आप एक्सपर्ट भी हैं, आप हमें बेहतर तौर पर चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। मैं चाहूँगी थोड़ा सा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जनाब, बात यह है महंगाई तो इसमें कोई शक नहीं है से कम हुई है, लेकिन मैक्रो लेवल पे कम हुई है, लेकिन माइक्रो लेवल पे महंगाई नहीं हुई है। निचली सतह पे उसके असर नहीं है। उसकी वजह तो मेन बात तो ये है कि जो रेगुलेटर्स हैं वो काम नहीं, उनको महंगाई को कंट्रोल करने वाले इदारे हैं वो हमें कहीं नजर नहीं आते, एक बात। दूसरी बात यह है कि ऐसा लगता है कि उनकी कनाइवेंस है। फिर उसके साथ साथ कुछ अगर हम देखते हैं तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लेने की ज़रूरत है। जैसा कि पहले प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, वो जो पुलिस है ख़ास तौर पे वो डिप्टी कमिश्नर के अंडर होती थी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के, जो कि अब पुलिस उसके अंडर में नहीं है। तो जो डीसी साहब हैं या मुतल्लिका इलाके के एसी साहब हैं, उन्होंने जो भी कंट्रोल करना है पुलिस के ज़रिए करना है। तो एक तो ये ज़रूरत है कि दोबारा से डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के अंडर पुलिस आनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ लोग पुलिस से ही डरते हैं, बाकी तो ओवरऑल इतना नहीं डरते। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बिजली चोरी वगैरह है, उसके अंदर भी पुलिस को जब से इन्वॉल्व किया गया, FIRs हो रही हैं, रिकवरीज हो रही हैं। ठीक है, उसमें कुछ ज्यादतियाँ भी हो रही हैं, कोई 10-20% ज्यादती भी हो रही है लोगों के साथ,
लेकिन फिर भी जो बिजली चोरी है उसमें और गैस चोरी में काफ़ी कमी आई है। तो इसी तरह जो महंगाई है, हर घर का जो बजट है घर का, वो 80% तो आपकी कमोडिटीज़ के ऊपर लगता है। रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, घी, दालें, चीनी, तो उसके ऊपर ऐसा लगता है कि कोई पूछने गछने वाला नहीं है। तो महंगाई कम ना होने की माइक्रो लेवल पे एक वजह ये भी है, हालांकि मैक्रो लेवल पे जो एदाद शुमार आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं और 2025 में भी लगता है कि महंगाई में कमी होगी। उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ करप्शन है हर जगह के ऊपर, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, उस पर कोई एड्रेस नहीं हो रहा है। और दूसरी बात कि जो सरकारी तौर पे हमारे वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं कि हम खर्चे कम करेंगे। पिछली हुकूमतों ने भी दावे करे, उससे पिछली हुकूमतों ने भी, लेकिन हमें अमली तौर पे इसके ऊपर कोई काम होता नज़र नहीं आया। इसके बरक्स ऐसा लगता है कि जैसे हमने गलत बयानी का रिकॉर्ड कायम करना है। अभी हमने देखा कि पंजाब में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी तनख्वाह कई सौ गुना बढ़ गई। यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक हम $18 बिलियन सालाना इशराफिया को मराद देते हैं। $18 बिलियन, जबकि हम $1-2 बिलियन के लिए परेशान रहते हैं और उनकी सख्त से सख्त शराइत मानते हैं। तो आप ये सोचिए, इसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। जो भी बजट पूरे करने हों उससे महंगाई कर दी जाती है इस तरह कि उसका बोझ टैक्सेस की शक्ल में, ड्यूटीज़ की शक्ल में अवाम पे डाल दिया जाता है। तो अगर हम अपने खर्चे कम नहीं करेंगे, किंग साइज की काबीना को ख़त्म नहीं करेंगे, आप देखें सरकारी गाड़ियां ऐसे चल रही हैं, ऐसे घर, अगर आप नोट करें अपने इर्द गिर्द कि आपकी गली मोहल्लों में सरकारी गाड़ियां ऐसे खड़ी हैं, कुछ ख़राब हो रही हैं, कुछ इस्तेमाल हो रही हैं कि बेदरीग पैसे का इस्तेमाल है। और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, किसी गाड़ी के अंदर कोई तामीराती सामान लेके जा रहा है, सीमेंट, बजरी, रेती, कोई घरेलू सामान लेके जा रहा है, और इस तरह उनका बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है और सोशल मीडिया पे आ रहा है और कभी ना कभी प्रिंट मीडिया पे भी आ जाता है। यानी कि मैं ये समझता हूँ कि जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जिहाद कर रहा है और उनको भी जो आप लोग चीज़ें हाईलाइट करते हैं, सामने लाते हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लेकिन एक हद तक मजबूर है लोग को। अवेयरनेस को क्या करेंगे जब सुबह बिजली का बिल पता लगा जी 5,000 वाला 10-15,000 का आ गया, गैस का बिल बढ़ती आ गया, आज पानी नहीं आ रहा। जैसे मैं कराची रहता हूँ, कराची में तो गैस नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, सेवरेज नहीं है, आए दिन के धरने हैं। मसला ये वो मसाइल हैं जो जानबूझ के मैन मेड है और ऐसा लगता है कि ये जो मसाइल हैं पूरे पाकिस्तान में, ये बाय डिज़ाइन है, बाय स्क्रिप्ट और बाय डिज़ाइन है। ऐसा नहीं है कि हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है, जन्नत नज़ीर मुल्क है, वसाइल से माला माल मुल्क है, हर तरह मौसमों के हिसाब से, ज़रात के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, 5वीं बड़ी मार्केट है और नौजवान लोगों का मुल्क है और हमारे फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स बेहतरीन है। अगर कमी है सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की, मिसमैनेजमेंट, अगर हम उसको ठीक कर लें, गो कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं और उनकी टीम ने पिछले 2-3 सालों से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, ना चाहने के बावजूद भी वो आगे आए और जो मौजूदा हुकूमत है वो भी इनकी पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही है, उन्हीं को लेके आगे चल रही है, चाहे SIFC हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हों, चाहे वो स्मगलिंग के ख़िलाफ़ ड्राइव हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर अगर आप देखें तो 350 का डॉलर था, आज 278 का हो गया और भी कम हो सकता है। एक्चुअली डॉलर का रेट 250 रुपये होना चाहिए, क्योंकि बदकिस्मती से हमारी हर चीज़ डॉलर से जुड़ी हुई है।
क्योंकि हम बदकिस्मती से इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बन गए हैं। हम हर चीज बाहर की मंगाते हैं और इसमें हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर का भी कसूर है। उसको जैसे ही मौका मिलता है वो कीमत बढ़ा देता है और चीज की क्वालिटी गिरा देता है। ये बात नहीं है कि हमारे पास उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है जो हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं। हर चीज पाकिस्तान में बन रही है, लेकिन सब स्टैंडर्ड कर दिया जाता है, प्राइस बढ़ा दी जाती है, शॉर्टेज कर दी जाती है, चाहे दवाओं का मामला हो, चाहे खाने पीने की चीजें हो। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ माजरत के साथ, लेकिन आप जो भी बात कर रहे हैं ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने भी खुद भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ग्रास रूट लेवल कह लें या बहुत इनिशियल तरीके से उनको मैनेज करने की ज़रूरत है, जिसमें हम प्लानिंग का फुकदान भी देखते हैं। हम अपने टैक्सेशन के सिस्टम को देखें, अभी आपने इंपोर्ट की बात की, दीगर मामलात को बात की, आपको लगता है कि यहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद है, सिर्फ विल का प्रॉब्लम है और हमारी प्रायोरिटीज़ का मसला है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, विल नहीं है हमारी। और विल ना होने में यही बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं उनके मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो माफिया की शक्ल हो, चाहे वो सिंडिकेट की शक्ल हो। ये लोगों ने शेक हैंड किया हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट के लोगों ने और अवाम ने, कारोबारी लोगों ने, टैक्स वसूल करने वालों ने, सब ने एक दूसरे के साथ शेक हैंड किया हुआ है और मफादात मुंसलिक हैं एक दूसरे के साथ। आपने जो टैक्स की बात की है, देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका टैक्स नहीं देता, और अगर आप देखें अपनी सड़कों पे 8 करोड़ 10 करोड़ के कारनुमा बंगले घूम रहे हैं, उनका पीछे कोई टैक्स रिकॉर्ड नहीं है। ये तो शुक्र है हमारे यहाँ नॉन फाइलर वाली अभी ख़त्म हो गई है, जिसके ऊपर मैं बहुत अरसे से बात करता रहा हूँ कि ये तो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। यानी कि आपने खुद लोगों को चोरी सिखाई कि जी अगर आप लाइसेंस वाली गाड़ी चला रहे हैं ऑफिशियली तो आपको 1000 रुपये रिन्यूअल है, और अगर आप बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं तो आप 2000 रुपये दे दें। तो ये हमने लोगों को खुद सिखाया है, और अब इसको ठीक करने में हमें बरसों लगेंगे। हमारे इर्द गिर्द जो खित्ते में ममालिक हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारा टैक्स टू जीडीपी रेट अब हम कुछ बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं 10-10.5% का, जबकि मैं ये समझता हूँ ये रेट अभी भी कम है। बाकी दीगर ममालिक में इससे कहीं ज़्यादा है। जब तक हम 18-20% टैक्स टू जीडीपी रेट पे नहीं आएंगे तो बात नहीं बनेगी। कुछ सेक्टर्स हमारे ऐसे हैं जिनको हमने हवा बना के खड़ा किया हुआ है, लेकिन उनका नेशनल इकनॉमी में या जीडीपी में कोई रोल नहीं है। अगर हम कंस्ट्रक्शन को देखें, बिल्डर्स डेवलपर्स को देखें, प्रॉपर्टी को देखें, उनका जीडीपी में कोई हिस्सा नहीं है। अगर हम ज़राअत को देखें, उनका कोई हिस्सा नहीं है जीडीपी में, जबकि हमारा जीडीपी का वो 20 से 22% ज़राअत का रेशो बनता है, और टैक्स उसके ऊपर नहीं लग रहा। इसके साथ साथ जो रिटेल सेक्टर है, ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनका भी जीडीपी में तकरीबन 20 से 21% हिस्सा है, और वो चंद हजार लोग टैक्स देते हैं, बाकी कोई देने को तैयार नहीं है। और गवर्नमेंट सियासी तौर पे उनको साथ मिलाने के लिए कवानीन चेंज कर देती है। देखिए रियासत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अगर हुकूमत चाहे कि हमको इनको रजिस्टर्ड करना है तो ये रजिस्टर्ड ना होने में कोई वजह नहीं है। और विल चाहिए, जैसा आपने फरमाया, विल नज़र नहीं आती, सिर्फ ये नज़र आता है आसानी से इनडायरेक्ट टैक्स लगा दें। यानी कि अगर मेरे दिन में 10 लाख रुपए टैक्स बनता है तो मेरी जगह वो 20,000 या 10,000 जो आम मजदूर तबका है वो टैक्स देता है, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स लगा देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हमें ख़त्म करना होगा, उसी से आवाम को रिलीफ मिलेगा। हम चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के हवाले से बात भी की आपने, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़फ़र पराचा हमारे मईशत हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल रिफॉर्म्स के हवाले से भी उन्होंने बात की और जो सूरत हाल है उस पर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। जी साल
2025 के आगाज़ में बहुत सारे बातें की जाती हैं और बहुत सारी बातें हो भी रही हैं। मेयर कराची और तर्जुमान जो बिलावल भुट्टो जरदारी है, मुर्तज़ा वहाब साहब, वो कहते हैं जी कि 2025 के अंदर मुल्क के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए जो सियासी इस्तेहकाम है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे पब्लिक न्यूज़ के नुमाइंदे हैं मोहम्मद कामरान, उन्होंने उनसे गुफ्तगू की है, मज़ीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हमरा मौजूद हैं। मेयर कराची साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आप तर्जुमान भी हैं। मुल्क के सियासी जो हालात हैं मुल्क में इस 2025 में आप सियासी इस्तेकाम देख रहे हैं, हालात बेहतर देख रहे हैं सियासी तौर पर? देखिए, मैं तो चाहूँगा बहैसियत पाकिस्तानी के कि मुल्क के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है हमारा वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब नहीं होती तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं हो पाती और चीज़ों पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। तो मैं तो चाहता हूँ और परवरदिगार से दुआ है कि हमारा जो सियासी निज़ाम है उसके अंदर भरपूर स्टेबिलिटी आए, ताकि तमाम सियासी जमातें, हमारा पार्लिमान बजाय इसके किसी फ़र्द के बारे में बात करे, किसी की रिहाई की बात करे, उससे बाहर निकल के जो 25 करोड़ आवाम है उसके मसाइल को हल करने के ऊपर संजीदगी के साथ गुफ्तगू कर सके, और हुकूमत जहाँ अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करें, और जहाँ हुकूमत गलत काम करती है उसकी तनकीद करें, तस्हीह करने के लिए। कराची वालों को क्या खुशखबरी देंगे? कौन से वो बड़े प्रोजेक्ट होंगे जो 2025 में पाए तकमील को पहुँचेंगे और कराची वालों के लिए बड़ा रिलीफ मिलेगा? देखिए, मैंने बताया और मैंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मैंने यही गुफ्तगू की कि साल 2025 जो है वो डेवलपमेंट का साल होगा कराची शहर के अंदर। हमारे बहुत सारे मंसूबे थे जो कि हमने पिछले चंद माह में स्टार्ट किए, तो वो इस साल इंशाल्लाह तकमील होंगे, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी भी है, जिसके अंदर हमारे जो हस्पतालों का निज़ाम है उसके हवाले से भी है, पानी और सीवरेज के निज़ाम की बेहतरी के हवाले से है। तो इंशाल्लाह वो विजिबल डिफरेंस कराची वालों को नज़र आएगा, और इसीलिए पीपल्स पार्टी बड़े डेडिकेशन के साथ, बड़ी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रही है कि हाँ, जो आवाम के मसाइल हैं उसको हल करने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह अपने बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए मसाइल को हल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब। मेयर कराची का यही कहना है कि साल 2025 जो है वो डेवलपमेंट का साल होगा, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाया तकमील को पहुँचेंगे और कराची वालों को बड़ा रिलीफ मिल सकेगा। जी वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब ज़रा हम कल्चर के हवाले से बात करेंगे। कल्चर किसी भी नेशन की शनाख्त का एक अहम हिस्सा होता है। ये ना सिर्फ ज़बान, रवायात और फ़नून की सूरत में ज़ाहिर होता है, बल्कि ये लोगों को सोचने, जीने, दुनिया को देखने के तरीक़ों से भी रोशनास कराता है या उसका आगाज़ होता है। पाकिस्तान जो एक तारीख़ी और सकाफ़ती लिहाज से इंतहाई भरपूर मुल्क है, जहाँ मुख्तलिफ़ ज़बानें हों, मज़ाहिब हों, रवायात हों, उसका हसीन इम्तज़ाज भी मिलता है। पाकिस्तान की सकाफ़त जी दुनिया भर में अपनी इनफरादियत को लेकर जो कलरफुल होने के हवाले से और क़दामत पसंदी के लिए बहुत मशहूर है, और आज के आलमी दौर में जहाँ सकाफ़तों की आपस में मिल रहे हैं, पाकिस्तान के कल्चर को महफूज रखना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि जो हमारी यूथ है, हम सब लोग हैं, इससे जुड़े रहें और इसकी जो इनफरादियत है वो बरकरार है। पंजाब आर्ट्स काउंसिल जी इस हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है ताकि पंजाब के कल्चर को ना सिर्फ फ़रोग़ मिले बल्कि इसको महफूज भी किया जा सके। पंजाब आर्ट्स काउंसिल जी कैसे काम कर रहे हैं, क्या इक़दाम है, इस हवाले से हमने सोचा कि आज बात की जाए। हमारे साथ जी तनवीर माजिद साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। माई साहब, थोड़ा सा हमें इस हवाले से बताएं कि पंजाब आर्ट्स काउंसिल एक इदारा जो कि मुख्तलिफ हम एक्टिविटीज़ देखते हैं, आए रोज़ करवाता रहता है, लेकिन इस इदारे का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमें समझाएं हमारे देखने वालों को। जी, ये इदारा 1975 को बना था, और इसका मेन हेड ऑफिस लाहौर में, और इसके रीजनल जो डायरेक्टोरेट्स हैं वो डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हैं। जितने हमारे फैसलाबाद है, पिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, और इसके अलावा 3 डिस्ट्रिक्ट में हैं। और वहाँ उनका वो जो डायरेक्टर उसको हेड करते हैं, और उनके नीचे फिर डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं। और इस इदारे का बेसिक मकसद ये है कि जो रीजनल कल्चर हैं और हमारे लोकल कल्चर, उनके आर्ट एंड कल्चर की प्रमोशन और आर्टिस्ट की सपोर्ट
और उनको उजागर करना, लोगों के सामने लाना और दुनिया के सामने अपना जो खूबसूरत जो विरसा है, कल्चर है, उसकी प्रोजेक्शन करना। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो आप लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं, जो क्योंकि जैसे मैंने अभी बात की कि बड़ा रिच कल्चर है और इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हम मुख्तलिफ रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें या ओवरऑल भी, तो ये भी हमें बताइएगा। जी, इसमें जो है हमने कोशिश ये की है कि हमारे वो जो लोकल आर्टिस्ट हैं, क्योंकि वो जो बड़े शहरों में तो लोगों को पता है कि जो रिनाउंड आर्टिस्ट हैं उनको जानते हैं, लेकिन लोकल आर्टिस्ट जो सिंगर हैं, पेंटर है, वो स्कल्प्टर, उनको हमने कोशिश की है कि वो उनके काम को आगे लाया जाए। तो उस हवाले से स्पेशली जब से मैं आया हूँ मैंने कोशिश की कि हर रीजनल जो आर्ट काउंसिल है वहाँ जो रिनाउंड आर्टिस्ट हैं उनके कल्चर कॉर्नर बनाए जाएं, ताकि उनकी काम की जो है वो आगे एग्जिबिट करें और लोगों को पता चले, और इसी तरह फिर दुनिया में उनका काम। तो इस माह में हर आर्ट काउंसिल अपना अपना वो जो कल्चर कॉर्नर है वो उसकी इनाग्रेशन हो रही है। तो सबसे पहला तो स्टेप ये किया है। फिर इसके अलावा वो जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनके प्रोग्राम्स हमने उन्हीं आर्ट काउंसिल में करवाए हैं, ताकि कुछ सिंगर है उनके कुछ लोकली जो है लोगों को परफॉर्म करे और उसके फ़न की जो है उसमें रिफाइनमेंट भी आए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि हमारा कितना रिच कल्चर है और हमें इसकी कैसे वो जो उसकी एक्नॉलेजमेंट भी अकॉर्डिंगली जो है वो हो। तो इस हवाले से हमने वो जो रिसेंटली जो मेन प्रोग्राम किए हैं, अब इसमें आर्ट की तो बेशुमार मैनिफेस्टेशन है, जैसे पोइट्री है, फिर इसके अलावा पेंटिंग है। अभी हमारा साहिवाल में इंटरनेशनल मुशायरा हुआ, वो हर साल होता है। फिर फैसलाबाद कल्चरल जो लिटरेरी फेस्टिवल हुआ है। फिर इसके अलावा लाहौर में हमने पिछले दिनों सूफ़ी म्यूज़िकल नाइट की है। तो इस तरह से ये हमने रीसेंट जो प्रोग्राम किए हैं वो ये हैं। अभी इस माह में काफ़ी आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम, जिसमें मुशायरे हैं। फिर इसके अलावा पेंटिंग कंपटीशन लाहौर में है। लाहौर में हमारा जो बाग़े जनाब में ओपन एयर थिएटर है उसको रिवाइव हमने किया है, वो बड़ी ज़बरदस्त जगह है। तो इंशाल्लाह इस माह में भी ये भरपूर एक्टिविटीज़ हैं। उसमें मकसद ये है कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पार्टिसिपेशन की जाए, ताकि पाकिस्तान का जो ट्रू फेस है वो दुनिया के सामने लाए कि कितनी यानी पीस लिविंग हम नेशन है और हमारे यूथ कितने कल्चरली वाइब्रेंट हैं। अच्छा, अभी आपने ख़ुद भी बात की लोकल आर्टिस्ट को इंगेज करना। ज़ाहिर है लोकल जैसे आप रीजनल अपने आर्ट्स काउंसिल या कॉर्नर्स की बात करें, वहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट मैं जानना चाहती हूँ। ज़ाहिर है जो तो पंजाबी या ओवरऑल कल्चर को जानते हैं, फेमिलियर हैं, उनके लिए तो एक्सेप्टेंस बड़ी मुख्तलिफ है। आप ओवरऑल कैसा चेंज आपने देखा है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ और लोकल आर्टिस्ट के जो चैलेंजेस हैं वो किस तरह से बेहतर हो रहे हैं? जी, ये बड़ा राइटली आपने पॉइंट आउट किया कि लोकल आर्टिस्ट के तो फाइनेंशियल चैलेंजेस वो सबसे ज़्यादा हैं, और ख़ास तौर पे मैंने ये कोशिश की है कि वो जो आर्टिस्ट जिनकी फैमिलीज़ किसी प्रोफेशन से शुरू से एंगेज हैं उनको बेहतरी के लिए कुछ किया जाए। जैसे हमारे वो जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा और मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, उन्हें आर्टिस्ट सपोर्ट फ़ंड है, उसमें जो रकम है जो डिज़र्विंग आर्टिस्ट के लिए वो भी बढ़ा रहे हैं अभी। तो उसमें उनकी जो अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई किसी की बच्ची की शादी है, तो इस वजह से उनकी वो जो रकम है वो बढ़ाई है, अब 2 लाख से कर दी है 5 लाख। तो इस तरह से गवर्नमेंट इज़ कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि जब तक आर्टिस्ट की प्रॉपर पैटर्नेज और उनकी इस सिचुएशन में केयर नहीं होगी तो वो उस तरह से जो है ना वो डिसग्रेंटल जो है ना वो फील करेंगे। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इनसे काफ़ी बेहतरी आ रही है और मज़ीद उनकी फाइनेंशियल जो हालत है वो भी बेहतर होगी और इस तरह से वो अपनी स्किल में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और अपने फ़न को मज़ीद जो है उसको निखारेंगे। अच्छा, क्या सिर्फ ये पेंटर्स और दीगर चीज़ों तक महदूद हैं या आपने इसको मज़ीद डाइवर्स इसका जो दायरा कार है वो बढ़ाने के हवाले से भी सोचा है या काम कर रहे हैं आप लोग? जी, हम सिर्फ पेंटिंग और ये इसकी म्यूज़िक उसकी तरह ही इसमें डांसिंग है, फिर इसके अलावा पोइट्री है, स्कल्प्टर है, फिर इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी है। वो जैसे मुल्तान में, बहावलपुर में वो जो उन सब की वो जो है, अब मुल्तान में हम इंशाल्लाह फरवरी में एक्सपो कर रहे हैं। उसमें 100+ स्टॉल्स होंगे, बल्कि दूसरे प्रोविंसेस से भी स्टॉल, वो अपने जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं वो उधर उनकी एग्जीबिशन होगी, लोग देखेंगे। इसके अलावा लाइव परफॉर्मेंसेस होगी। तो इस वजह से वो जितने भी आर्ट मैनिफेस्टेशन है सब की जो प्रोजेक्शन और उसकी प्रमोशन एंड पैटर्नेज उसके लिए हम काम करें।
ठीक हो गया। बाकी मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि इंटरनेशनली भी हम अपने जिस कल्चर की बात करें, जिसके वाइब्रेंट और इतने रिच होने की बात करें, दुनिया भर के अंदर तो लोग मौजूद हैं जो पंजाब या इसके कल्चर के हवाले से फेमिलियर हैं। उनको आप लोगों ने कभी इंगेज किया है ओवरसीज़ लोगों को? जी डेफिनेटली। अभी ये जो सोशल मीडिया है ये सबसे बड़ा एक टूल है उनको इंगेज करने के लिए। तो इस वजह से हमारी वो जो है प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे भी, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें इंटरनेशनली भी हम हमारे जो रीजनल लेवल पे भी जो प्रोग्राम होता है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी दुनिया उनको देखती है। तो इस वजह से हम इसको मज़ीद भी इसकी व्यूअरशिप इंशाल्लाह बढ़ेगी आने वाले दिनों में। तो आपकी टीम में क्या वॉलंटियर्स होते हैं यूथ को एंगेज करने के लिए? वो खुद से आते हैं कि हमने इस तरह की एक्टिविटीज़ या इसमें पार्टिसिपेट करना है, या ऑन बोर्ड आपके साथ लोग? जी, हम मुख्तलिफ चैनल और फोरम के ज़रिए उनको एंगेज करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, फिर सोशल मीडिया, फिर लोकल यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, वहाँ भी जो प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ उनको बताया जाता है। तो इस वजह से उनकी फुल पार्टिसिपेशन होती है, क्योंकि रीज़न ये है कि हमारे पास जो डिविजनल लेवल पे जो आर्ट काउंसिल्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त उनके वो जो ऑडिटोरियम्स हैं, बल्कि कहीं साहिवाल में तो 600 बल्कि 700 प्लस की सीटिंग कैपेसिटी है। तो इस वजह से लोकल लेवल पे जितनी वहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं बड़ी कॉन्टीन्यूसली होती हैं। और ये हमारी वो जो है वेबसाइट, फेसबुक और इस सब पे वो रेगुलरली डिस्प्ले भी होती हैं और आते हैं। तो यूथ की भरपूर एंगेजमेंट है। तो इसमें यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस के अपने फंक्शंस उधर होते हैं। ठीक है। तो इस वजह से बड़ी एक्सेसिबल हैं वो सारी वो चीज़ें, और बड़ा इजीली और बड़े डेडिकेटेडली वो सारी चीज़ें हो रही हैं। कैसा रिस्पांस आपने किस चीज़ में ज़्यादा देखा है यूथ का, जब आप लोग इस तरह की कोई कल्चरल एक्टिविटी करवाते हैं? तो कोई एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे यूथ का इंटरेस्ट लेवल ज़्यादा हो? जी, यूथ ज़्यादा म्यूज़िक और इसमें डांस और सिंगिंग, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसके अलावा पेंटिंग है। अभी ये 9 जनवरी को हम पेंटिंग कंपटीशन करवा रहे हैं इधर लाहौर में। ठीक है। तो इस वजह से भी उसमें काफ़ी हम जोशो खरोश देख रहे हैं। तो इस वजह से जितनी भी आर्ट मैनिफेस्टेशन है उसमें हम कोशिश है कि सब में प्रॉपर जो है ना यूथ को एंगेज करें। ठीक हो गया। इन द एंड हमारे देखने वालों को अपने इदारे के हवाले से कुछ भी आप कहना चाहें? जी, थैंक यू वेरी मच। मैं ये सब कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान के कि ये पाकिस्तान हमारा एक अल्लाह का दिया हुआ बहुत अनमोल तोहफ़ा है। हम सब इस मिल के इसकी कदर करें, और इसकी कदर जिस भी शोबे में को है वो अपना सिंसियरली और डेडिकेटेडली उसमें काम करे। और कल्चर और जो आर्ट है ये हमारा पाकिस्तान का असल चेहरा ये है। ये हम जितना बेहतर तौर पे इसकी प्रोजेक्शन करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और ये एक इदारे का काम नहीं है, ये सारी कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं हर सिटीज़न का, प्राइवेट सेक्टर का, मीडिया। और इस वजह से हम इंशाल्लाह कोशिश भी करें कि सबको इंगेज करें और सारे मिल के अपने पाकिस्तान को खूब से खूब तर करें और दुनिया में इसका नाम मज़ीद रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। तनवीर माई साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल। अपने इदारे के हवाले से होने वाली एक्टिविटीज़ के हवाले से हमें बता रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, हम जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस का जिक्र करते हैं कि हम मैशियत हमारे चैलेंजेस से दो चार है, सियासी सूरत हाल है, सोशल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम आए रोज़ डिस्कस करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, नया दिन नया चैलेंज, लेकिन क्या हम उस चैलेंज की बात करते हैं जो कि हमारे मुस्तकबिल का तयन करता है, हमारी नस्लों का मुस्तकबिल क्या होगा? इस हवाले से हम जब भी जिक्र करते हैं तालीम का, तो ये वो चीज़ है जिससे आज तक बहुत सारे बच्चे इस बेसिक राइट से महरूम है। पाकिस्तान में हैरत अंगेज़ तौर पे जी 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से महरूम हैं, और इसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो लड़कियों की है। और ये मसला कहाँ पर है, और क्या ये सिर्फ वसाइल की कमी है, हमारी प्रायोरिटी नहीं है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि हमारा इतनी बड़ी तादाद बच्चों की स्कूल से बाहर होना? क्योंकि ज़ाहिर है हम जिस यूथ को इंगेज करने की बात करते हैं उनको कहते हैं कि जी हमारा मुस्तकबिल है,
अगर वो पढ़ेंगे नहीं, उनका कोई करियर नहीं होगा, गोल नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे। स्किल बेस्ड एजुकेशन से लेकर बेसिक जो उनका राइट है वो चीज़ें नहीं है। हमारे साथ इस वक्त माहिर तालीम मज़हर अली साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मज़हर साहब, हम हमेशा मुख्तलिफ चैलेंजेस का जहाँ जिक्र करते हैं, लेकिन ये वो इशू है या वो चैलेंज है जिस पे जितनी बात की जाए वो कम है कि बच्चों का एजुकेशन हासिल करना और इतनी बड़ी तादाद का स्कूल जाने से महरूम होना। एक्चुअली जो आपने अपने इस टॉपिक इंट्रोडक्शन में फरमाया था कि 2 करोड़ 30 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो ऑल अराउंड पाकिस्तान महरूम है इससे। तो इसमें देखा जाए तो ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हमारी गवर्नमेंट और दूसरा हमारी जनरल पब्लिक। पाकिस्तान में अगर आप देखें कि एनुअल बेसिस पे कितनी शादियां हो रही हैं और एनुअल बेसिस पे कितनी हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ कर रही है, तो आपको एक मैं छोटा सा एक फिगर बता देता हूँ। 5.5 मिलियन टू 6.5 मिलियन, यानी कि 55 लाख से 65 लाख बच्चा हर साल पैदा हो रहा है। अब अगर आप फैमिली साइज़ की बात करें तो इसमें वो भी फैमिलीज़ आती हैं जिनकी अर्ली मैरिजेज़ हो जाती हैं, लाइक 17-16 ईयर्स की एज में शादी हो जाती है। अगर आप उनके फैमिली सेटअप को देखें तो उनमें जो ज़्यादा लोग हैं वो करियर ओरिएंटेड नहीं होते हैं। अब जब वो करियर ओरिएंटेड नहीं है तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अब जब वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनमें एक शौरी तौर पे ये चीज़ यू कुड से कि उनमें रियलाइजेशन नहीं है कि वो अपने बच्चों को भी अपने से बेहतर बनाएं। तो उनका लाइफ का एक सिंपल सा फंडामेंटल है, और वो फंडामेंटल ये है कि जैसे हम हैं हमारे बच्चे भी वैसी ज़िंदगी गुजार लेंगे। इस वजह से वो बच्चों को स्कूल में जाने के लिए अलाउ भी नहीं करते हैं। नंबर 2 जो यहाँ पे एक फैक्टर आता है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया इस माशरे में, पाकिस्तानी सोसाइटी में जो इकनॉमिकल स्ट्रक्चर है वो कई फैमिलीज़ को अलाउ ही नहीं करता कि आप अपने 3-4 बच्चों को स्कूल में भेजें। एक बाप क्या सोचता है, अगर 20,000 मैं कमा रहा हूँ या मैं दिहाड़ीदार मज़दूर हूँ, 1200-1500 रुपया मैं कमाता हूँ, तो मैं जल्दी से अपने बेटे को 10-12 साल का करूं, और अगर मेरी बेटी 8 से 10 साल की है तो जल्दी से मैं उसको किसी के, हाँ जैसे ख़वातीन होती हैं लीड क्लास की बात करते हैं, 2 के चाइल्ड लेबर कॉन्ट्राबैंड है, इलीगल है, लेकिन फिर भी घरों में वो बच्चियों को हायर कर लेते हैं कुकिंग, अपने किचन वर्क के लिए, होम चोर्स के लिए। तो अब उसको एक बच्ची के तौर पे मिलेगा वहाँ से 15,000 रुपया पर मंथ, और अगर उसका बेटा है वो किसी वर्कशॉप में है तो वहाँ से उसको 12 से 15,000 मिलेगा। अब जो ये बाप सोच रहा है, फॉर इंस्टेंस फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं अपने आप को ले लेता हूँ, तो मैं अपने आप को वहाँ पे रखूँगा 20,000 मैं कमा रहा हूँ, 15,000 मेरी बेटी लेके आ रही है, 15,000 मेरा बेटा लेके आ रहा है, तो मेरी टोटल जो फैमिली इनकम है वो 50,000 हो गई है। नाउ आई कैन एन्जॉय माई लाइफ। तो जो ये वाला माइंडसेट है ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। Exactly. आप अगर देखते हैं वो लोग जो खाना बदोश हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, उनमें तो स्कूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और उनके यहाँ बच्चों की पैदाइश भी इसी उसमें होती है कि हमारी जितनी फैमिली एक्सपैंड होगी हमारे फाइनेंसेस उतने स्ट्रॉन्ग होंगे। और उसमें एक फंडामेंटल, अगर आप उन लोगों से मिलें, बैठें उनसे, उनका माइंडसेट रीड करने की कोशिश करें तो आपको एक चीज़ मिलेगी, जो वहाँ पे बेसिक लड़की है उसका माइंडसेट ये है कि मैंने बस 12-13 साल की 14 साल की होना है, मैं अपना 10-15 हज़ार दी दिहाड़ी लावांगी या महीने का कमाऊंगी, और उसके बाद मैं अपनी मर्जी के नाल शादी करांगी। जदों तक मैं अपने अम्मा अब्बा दे अंडर हैगी हाँ ते दे आर नॉट गोना, यू कुड से कि अलाउ मी टू गेट मैरिड विद माई ओन, यू कुड से कि बिल्कुल कंसेंट है या दैट इज़ द पर्सन, तो जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और दूसरी साइड पे बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ में इन फैमिली सेटअप्स में कोई भी चीज़ ना ढकी छुपी नहीं है, एक पर्दे में नहीं है, सब कुछ आया है। तो जब सब कुछ आया है आपकी छोटी एज में ही आपको पता चल जाता है सब कुछ, जो मुनासिब भी है और गैर मुनासिब भी है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा फैमिली एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये फैमिलीज़ फॉल करती हैं, तो फिर वो बच्चे का माइंडसेट कभी करियर ओरिएंटेड नहीं होगा। फिर तीसरा सेटअप हमारे पाकिस्तान में है जहाँ पे मदरसा सिस्टम है। अनफॉर्चुनेटली हम मदरसा सिस्टम को एजुकेशनल सेटअप का हिस्सा नहीं समझते, अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूँ, दो कि वो एजुकेशनिस्ट एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहरहाल हमारे यहाँ पे कई माइंडसेट ऐसे हैं जो उनको एजुकेशन का हिस्सा नहीं समझते, और ये 2 करोड़ 30 लाख में वो लोग भी शामिल हैं जो प्योरली कन्वेंशनल इस्लामिक एजुकेशन को ऑप्ट करते हैं। अगर आप बेसिकली पढ़े लिखे इंसान की डेफिनेशन करें तो वो डेफिनेशन क्या है? जो इंसान अपने उर्दू में राइटिंग अपना नाम लिख सके, अपने दस्तखत कर सके, वो पढ़ा लिखा है। अब स्कूल जाके मैंने करना क्या है? जब मुझे ये पता है कि चिंची चला के मैं अपनी फैमिली पाल लूँगा,
और मेरे कोई ख्वाब इतने बड़े नहीं है कि मैं गाड़ी लूँगा, मैं अपना ये वाला सेल फ़ोन लूँगा, मैं इस ऑफिस में जाके काम करना चाहूँगा। मेरी माइंडसेट बिल्कुल नैरो है। अगर एक मोहतरमा है, मोहतरमा की 16 साल की एज में शादी होती है तो वो अपनी बेटी को इसी तरह ट्रेन करेगी कि तुमने किसी शहर जाके तरक्की नहीं करनी, तुमने भी बस मेरे वाले फुटस्टेप्स को फॉलो करना है और दैट्स इट, दैट इज़ योर अल्टीमेट। वो उनकी सोच का दायरा कार मज़ीद साहब शायद कहीं ना कहीं वही है, क्योंकि उन्होंने अपनी जनरेशन्स को इसी तरह से पलते हुए भी देखा है, अपनी वालदा को, अपनी नानी को। अच्छा, हमने ये आप जो माइंडसेट की बात कर रहे हैं, ताली दोनों हाथों से बजती है, आई एग्री, लेकिन एक सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना इट्सेल्फ बहुत डिफ़िकल्ट काम है। ये दिनों की बात नहीं है, ये जनरेशन्स लग जाती है कि अगर आपने किसी चीज़ को चेंज करना है। बट इफ़ यू थिंक कि हमें कहीं इनिशिएट करना पड़ेगा अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हम फैमिली प्लानिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखना होगा कि हमारा जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिकल सेटअप है वो कैसा है। क्या यहाँ पे फैमिली प्लानिंग को इस तरह से प्रमोट किया जा सकता है? क्या यहाँ पे आप अवेयरनेस को इस तरह से प्रमोट कर सकते हैं? अब मैं और मेरी वाइफ घर पे बैठ के ये सोच लेते हैं कि हमने अपने बेटे को 10 साल की एज में एक वर्कशॉप पे भेजना है, हमारा फैमिली इनकम बढ़ेगा, तो आप किस तरह मुझे अवेयर करेंगी? दो, मैं अवेयर हूँ कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे मैं अपने बेटे को भेज सकता हूँ, अपनी बेटी को भेज सकता हूँ। और जब मैं अपनी वर्कशॉप में जाता हूँ और वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को देखता हूँ और जो उनके पास गैजेट्स हैं या जैसा उनका माइंडसेट है, जैसे वो बात कर रहे हैं, मैं कभी भी उस लेवल को रीच नहीं कर सकता, तो मैं एक डिमोटिवेट होकर घर आता हूँ। पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या है? उसने भी तो करनी नौकरी है ना, तो जो मैं नौकरी कर रहा हूँ उसके लिए नहीं है। इसको होल अगर आप इसके ऊपर चाहती हैं कि हमारा पूरी सोसाइटी पढ़े, तो दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे सभी बच्चे 100% स्कूल्स में हैं। बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं लैक रहेगा हमेशा, और वो रेशो हम डिक्रीज कर सकते हैं। और उसकी वजह है कि हम लोगों में, जैसे तो गवर्नमेंट लेवल पे इसको काम करने की ज़रूरत होगी, फिर हमारे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है फिर वो चेंज किया जाना चाहिए। ये फिर कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाएगी, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन एट ऑल, तो मैं इसको अपने तक ही रखूँगा। अब एजुकेशन की फील्ड में आप लोगों को अवेयर करेंगे, वो कभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहेंगे, नेवर एवर। यहाँ पे अगर मैं किसी से भी स्टूडियो में पूछूं कि कौन अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजना चाहेगा, तो कोई भी नहीं होगा। उसकी क्या वजह है? क्या गवर्नमेंट स्कूल में इंसान नहीं पढ़ाते, क्या जिन पढ़ा रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ पे जिस माइंडसेट से बच्चा आता है, जिन फैमिली सेटअप से आ रहा है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है एक नॉर्मल फैमिली सेटअप के बंदे को। अच्छा, उसके अलावा भी आई थिंक कि जो हमने एजुकेशन का जो एक मयार सेट किया हुआ है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, आप एक क्लास में अगर 100 बच्चा बैठा हुआ है तो कैसे एक वाहिद टीचर उन 100 बच्चों को मैनेज कर सकता है? मेरा ये पॉइंट भी एक्चुअली यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट से पहले तो पेरेंटल मैनेजमेंट आती है। लाइक आपने घर में बच्चे को नर्चर कैसे किया। अगर 100 स्टूडेंट्स की क्लास में, एक क्लास की स्ट्रेंथ 100 है, आप वहाँ पे एक टीचर है, उसने A फॉर एप्पल B फॉर बॉल ही पढ़ाना है। यहाँ पे कोई यू कुड से कि आपके जो एक इनर सेल्फ है, जो आपकी माइंड बिल्डिंग है, वो नहीं की जा रही है, क्योंकि वो टीचर भी वैसे ही सेटअप से निकल के आया हुआ है। वो खुद भी तो पहले सीखेगा तो फिर सिखाएगा। अब जब वो खुद एक ऐसे सेटअप से आया हुआ है, ऐसे बैकग्राउंड से आया हुआ है, वो क्या देगा स्टूडेंट्स को? तो फिर वो स्टूडेंट्स को फुली फोकस करेगा मार्क्स के ऊपर, क्योंकि हमारी रेस ही मार्क्स की है, रैट रेस लगी हुई है। तो मैट्रिक में जो मार्क्स आएंगे, 5th ग्रेड में जो मार्क्स आएंगे, 8th ग्रेड में जो मार्क्स आएंगे, वो सिर्फ प्योर फोकस उसका मार्क्स के ऊपर होगा। स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आने चाहिए ताकि हम पैम्फर्ट्स या ब्रोशर्स छपवा सकें, इन स्टूडेंट्स की फ़ोटोज़ फ्लायर्स पे लगवा सकें और लगवा सकें अपने शहर में कि देखें फ़लाने XYZ स्कूल का बच्चा है, वो टॉप कर गया। इसके अलावा हम ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। एक्चुअली वी नीड टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इन पाकिस्तान। फिर वो अवेयरनेस इनकलकेट करती है, फिर वो अवेयरनेस यू कुड से कि एक नॉर्मल ब्रेन के बंदे के, कैपेसिटी के ब्रेन के बंदे में इनकॉर्पोरेटेड होती है, अदरवाइज ये नहीं। अच्छा, मतलब अब यहाँ पर आपने कहा कि हम घर का एक माहौल से लेके टीचर की ट्रेनिंग तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज ए नेशन मुझे लगता है दुनिया में शायद होता होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये माइंडसेट है कि जब तक कोई हमारे सर पे डंडा लेकर नहीं खड़ा ना, हमने कोई काम नहीं करना। ये एक एज ए नेशन हमारा माइंडसेट डेवलप हो चुका है।
डू यू थिंक कि हमें अगर अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लाना है, हम 100% नहीं कर सकते, हम रेशो तो डिक्रीज कर सकते हैं ना कि जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, हमने इसको 10% 10% ही करना है, तो उसके लिए स्टेट को अपना एक जोर दिखाना पड़ेगा, या कोई ऐसी पॉलिसीज या कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज है कि हर घर में बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में चाहे जाए पर वो जाए ज़रूर, ताकि एटलीस्ट उसके पास बेसिक एजुकेशन तो हो। आप इसी पॉइंट को किसी दिन प्रूव करना, किसी गांव पे निकल जाइए, किसी गांव साइड पे, विलेज में जाइए, आप सिर्फ बच्चों को छुट्टी के टाइम पे देखिए और उनको ऑब्जर्व कीजिए उनके पीछे चल के कि वो करते क्या हैं छुट्टी के बाद। वो छुट्टी के बाद आधे घंटे बाद घर पहुंचते हैं, घर उनका दो नज़दीक ही हो, 5 to 6 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे क्यों ना हो, वो करते क्या हैं, वो अपने इर्द गिर्द देखते जाएंगे, अपने दोस्तों से बातें करेंगे, और जो बातें करेंगे आप वो बातें सुनिए, आपको रियलाइज़ होगा वो पढ़ने वाला माइंडसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो घर जाएंगे तो उसकी अम्मा उसको क्या कहेगी, वे तो इतने बजे पहुँचे हैं, उस्तानी ने या उस्ताद ने की क्या आई, चल रोटी खा, सोया, कपड़े चेंज कर। अब मैं उसकी वालदा को कसूरवार नहीं ठहरा सकता, वो बेचारी ट्रेंड ऐसे हुई हैं। इसमें हमें पूरे मुआशरे के अंदर हमारे मीडिया को रोल प्ले करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे इस मीडिया को या किसी भी मीडिया को खैर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, हमारे जितने भी यहाँ पे यूट्यूबर्स हैं, जो भी व्हाट्सएवर जो भी लोग हैं, उनको एक सॉफ्ट इमेज देने की ज़रूरत है, ना कि पैसे को शो ऑफ करने की ज़रूरत है। सो राइट। बस अब जब एक वालदा का माइंडसेट ये बनेगा कि मेरी बेटा और बेटी कल को इस तरह बनेंगे, तो एक क्लैरिटी है उसके माइंड में। हमारे रोल मॉडल्स नहीं है बिल्कुल। वी डोंट हैव राइट रोल मॉडल्स। हम या नोबेल प्राइज़ लेने वाले को या उसको अपना रोल मॉडल नहीं समझते। आपने अभी राइटली पॉइंट आउट किया कि हमारे यहाँ विद टाइम ये जो यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये जो पैसे फ्लॉन्ट करना है, लाइफस्टाइल को फ्लॉन्ट करना है, इसने लोगों के रोल मॉडल्स के स्टैंडर्ड को बड़ा मुख्तलिफ कर दिया है। अब गांव में देखिए ना, सबसे ज़्यादा मोहतरमाओं के टिकटॉक चैनल आईडीज़ हैं। आई एग्री। अब वो टिकटॉक पे क्या देख रहे हैं, टिकटॉक पे ऐसे कौन से लोग हैं, टिकटॉक पे क्या नज़र आएगा, बस वही जो आपने कहा शो ऑफ, वो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को शोकेस कर रहे हैं। अब वो मदर के अंदर वो आइडियोलॉजी है, वही आइडियोलॉजी उसके बच्चों में जानी है। अब इस सर्टेन आइडियोलॉजी के साथ वो बच्चा क्या करेगा, वो हमारे माशरे में वही हो रहा है। अच्छा, अब ये जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है, मतलब हम चले इन बच्चों की बात करें जो स्कूल से बाहर हैं, जो बच्चे स्कूल्स में हैं और जो एजुकेशन वो ले रहे हैं और जिस तरह के सेटअप में वो ब्रॉटअप उनका हो रहा है, डू यू थिंक कि वो भी हमारी जो आइंदा आने वाले सालों दिनों जिसमें हम कहते हैं जी हमारी यूथ हमारा फ्यूचर है, उनका मुस्तकबिल राइट डायरेक्शन में है कि हम जिस निज़ाम के तहत उनको पढ़ा रहे हैं? आपके इस क्वेश्चन को मैं 3 हिस्सों में एलेबोरेट कर सकता हूँ। एक वो स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में आते हैं, एक वो स्कूल्स हैं जो मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाए गए प्राइवेट स्ट्रक्चर में, और एक वो स्कूल हैं जो एलीट क्लास के लिए बनाए गए, वो भी प्राइवेट स्ट्रक्चर में। इनमें से जो फ्यूचर जिसका होगा वो एलीट क्लास के जो प्राइवेट स्ट्रक्चर में स्कूल्स बने हुए हैं, सिर्फ उन्हीं के स्टूडेंट्स का होगा। और ये जो यहाँ पे जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा मैसिवली एक ड्रास्टिकली उसमें गैप आ जाएगा, जो कि आ भी चुका हुआ है। अभी अगर आप किसी अच्छे स्कूल में अपने बेटे को या बेटी को एडमिशन करवाते हैं तो वहाँ पे जो नॉर्मल सी फीस होगी वो 20K से स्टार्ट होती है। अब एक मिडिल क्लास इंसान तो सोच भी नहीं सकता कि मैं वहाँ पे अपने बच्चे को एडमिशन दूँ। ये वो बेसिक फ़ी है जो उसने पे करनी है, अदर उसके परक्विजिट्स अलग होंगे। और जो लोअर मिडिल क्लास के स्कूल्स बने हुए हैं 4-5-6 हज़ार फीस है, जहाँ पे वहाँ पे फिर टीचर भी वो ऐसे ही रिक्रूट करते हैं 15-20-25 हज़ार रुपये वाले। और वो टीचर का बेसिक यही होता है, जो मैंने एक दफ़ा लास्ट शो में भी कहा था कि छुट्टी हो मैं घर जाऊँ, वो क्या देंगे उन बच्चों को। तो ये यहाँ पे इनकम का गैप बहुत मैसिवली क्रिएट होगा इन फ्यूचर में भी। 3 ग्रुप्स हमारे पाकिस्तान में बने रहेंगे अगले 10 से 15 साल में। इसको ब्रीच करेगा इस बबल को स्किल सेट के लोग, जो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, किसी स्किल में गए, किसी स्किल को अचीव किया। जैसे आजकल क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा लोग आउट ऑफ नोवेयर अमीर हो रहे हैं, टिकटॉक लाइव के ऊपर बहुत लोगों ने पैसा बनाया और वो बड़े किसी वेल एजुकेटेड या वेल सेटल्ड फैमिली से नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद यूट्यूब से भी कुछ ऐसा हुआ, बीगो लाइव जो कि ज़माना बदनाम एक ऐप है, उसके ऊपर भी वही तमाम लोग बैठे हुए हैं जो छोटे एरिया से बिलोंग करते हैं, जिनका एजुकेशनल सेटअप नहीं था। इवन के एक दफ़ा एक साहब थे, मैं उनका रील देख रहा था, तो वो फरमा रहे थे कि बीगो लाइव पे ऊपर पाकिस्तान की कुछ मॉडल्स हैं वो बैठ के करोड़ों रुपए महीने का कमाती हैं। तो मैं समझा ये इन्होंने एमी पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया है। लेकिन जब मैंने फैक्ट्स चेक किए तो आज भी बहुत से लोग जो छोटे एरिया से बिलोंग करते हैं वो सिर्फ गिफ्टिंग के ऊपर 2 to 3 मिलियन रुपीज़ पर मंथ अर्न कर रहे हैं।
कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये माइंडसेट हमारे हर गांव में है, जो बड़े शहरों के पेरिफेरल आउटस्कर्ट्स में है। अब उनमें आप एजुकेशन को क्या करेंगे? सिंपल है, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए आज के दौर में पैसा चाहिए। अब पैसा आ रहा है, दैट्स इट। एजुकेशन को कौन देख रहा है? और एजुकेशन से कभी भी पैसा नहीं कमाया जाता, उससे माइंड बिल्डिंग होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, एक तहजीब डेवलपमेंट में, एक डेवलपमेंटल फेज़ में आती है। को बड़ी अशद ज़रूरत है मगर साहब, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर वही चीज़ हम कर ही नहीं रहे अपनी सोसाइटी के अंदर, तो फिर हम किस तरफ जा रहे हैं और हम क्या करेंगे फ्यूचर में? आप एक और चीज़ को देखिए कि हमारी सोसाइटी में बेरा रवी या बदतहजीबी कब आई है? जब से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन हुआ और इसमें पैसा इन हुआ। तो फिर एजुकेशन भी आजकल यही रह गई। इवन के जो OA लेवल्स के बैकग्राउंड के स्कूल्स हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का माइंड चेंज हो रहा है, वो भी इसी साइड पे ही जा रहा है। you're right बिकॉज वही बात है कि आपको एक चीज़ फ्लॉन्ट करने से वो चीज़ मिल रही है, तो वाई नॉट। थैंक यू वेरी मच मज़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मज़र अली हमारे तालीम हमारे साथ मौजूद थे। जी, बच्चे स्कूल से बाहर हैं लेकिन जो जा भी रहे हैं उनका क्या फ्यूचर है और किस तरह से विद टाइम सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो या दीगर प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हो, कितनी लाइफ को चेंज किया है। हमारे रोल मॉडल्स कौन हैं, हमारे बच्चे किन को देखकर क्या सीख रहे हैं, ये सब हमें देखने की और सोचने की ज़रूरत है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं जनाब। हम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को हमेशा पॉइंट आउट करते भी हैं, उन पे बात भी करते हैं। आज हम आँखों की बिनाई या आईसाइट के हवाले से भी बात करेंगे और एक और टॉपिक जिसको हम डिस्कस करते हैं नॉर्मली, मुख्तलिफ मसला तो नहीं है, नॉर्मली इन जनरल होता है लेकिन हम उसको इतना ज़्यादा एड्रेस नहीं करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस के हवाले से आज हम बात करेंगे, क्या होता है जी, और इसमें क्या चंद लोग होते हैं उनको मखसूस कलर्स को लेकर कलर ब्लाइंडनेस आती है या उनको कुछ मुश्किल आती है देखने में, इस पे हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ ओवरऑल आपकी आई हेल्थ कैसी होनी चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर हैं, मेजरली क्या इश्यूज़ होते हैं जो लोगों को फेस करने पड़ते हैं, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर सीमा कयूम हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे अमराज़ चाशमी, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। हम थोड़ा सा कलर ब्लाइंडनेस को डिस्कस करके उसके बाद फिर दीगर इश्यूज़ की तरफ आते हैं। कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली क्या है? कलर ब्लाइंडनेस बेटा इट इज़ ये कि जो जैसे हम नॉर्मली डिफरेंट कलर्स को अप्रिशिएट कर पाते हैं, और सिर्फ डिफरेंट कलर्स को डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं बल्कि हम अगर डिफरेंट ह्यूज़ ऑफ कलर्स होते हैं, लेकिन जैसे रेड के डिफरेंट शेड्स हैं, हम आसानी से उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ब्लू के शेड्स को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो जो कलर ब्लाइंड इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस होती है। तो उसमें या तो डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी, इट कुड बी माइल्ड, इट कुड बी मॉडरेट, इट कुड बी सिवियर। तो या तो कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं कि जो उनको डिफरेंट ह्यूज़ नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते, उसको हम माइल्डर कैटेगरी में ले आते हैं। लेकिन अगर सिवियर कैटेगरी में चले जाएँ या मॉडरेट पे चले जाएँ तो फिर वो उन कलर्स को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। जैसे दो डिफरेंट काइंड्स के जो ज़्यादा कॉमन है, दैट इज़ अ रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस, कि दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन, दे कैन नॉट आइडेंटिफाई रेड और द ग्रीन, सो वो उनको डिफ़िकल्टी होती है। और जो माइल्डर फॉर्म होती है उनमें डिफरेंट ह्यूज़ ऑफ रेड वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ग्रीन के डिफरेंट ह्यूज़ नहीं आइडेंटिफाई, तो उनको कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। इट्स बेसिकली अबाउट रेड एंड ग्रीन, राइट? या और कलर्स? नो, इट कुड वन टाइप इज रेड एंड ग्रीन, देन देयर इज अ ब्लू येलो टाइप, जिसमें कि दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लू एंड येलो, और दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट ह्यूज़ ऑफ ब्लू और येलो। तो उनको वो जो जैसे साइन ग्रीन है या डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन है नहीं पता लगते। वो जैसे आपके पत्ते हैं, सब्ज़ा है, तो वो जो डिफरेंट शेड्स ऑफ सब्ज़ा होता है वो नहीं आइडेंटिफाई या डिफरेंशिएट कर पाते। और फिर जो बहुत सीवियर फॉर्म में होते हैं उनको सिर्फ ग्रे एंड ब्लैक नज़र आता है, so they cannot see any color. That is a very severe form. तो सब इसकी रेशो क्या है? कितने लोग आपके पास आते भी हैं, या हम देखें कि अगर इतने में से इतने लोग हैं जिनको ये कलर ब्लाइंडनेस? It's not very common. Okay. It's not मतलब 1 to 2% of the population maybe. और जो ये माइल्डर फॉर्म होता है वो तो आइडेंटिफाई ही नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सिर्फ ये कि वो बच्चे स्कूल में सफ़र करते रहते हैं,
क्योंकि आपके जो मॉन्टेसरी की अगर आप स्टडीज़ के बारे में सोचें तो वो जो उनकी टीचिंग तरीका होता है, colours, yeah. So they are all the time they're suffering in the school and no one is identifying what is going wrong with them. So जो milder form होता है वो कभी कभी अनचेक चला जाता है, नहीं पता लगता, लेकिन जो सिवियर फॉर्म होता है ऑब्वियसली उनमें तो उनको पता चल जाता है। तो उसमें फिर ये कि इट इज़ गुड, कुछ दुनिया में मुल्क हैं उनमें इट इज़ अ रूल कि उनको बच्चों का पहले वो कलर कोडिंग, कलर टेस्ट कराया जाए। हमारे यहाँ इस तरह का कोई रिवाज नहीं है कि कलर टेस्ट, हमारे यहाँ तो खैर वो रिवाज भी नहीं है कि हम विजन की टेस्टिंग कराएं स्कूल में जाने, वो भी मतलब बहुत मुश्किल है। वो तो जब तक बच्चा कंप्लेन नहीं करता कि मुझे नजर नहीं आ रहा या मेरे सर में दर्द है, ऑलमोस्ट व्हेन ही गेट्स ब्लाइंड पेरेंट्स कम टू अस, देयर आर टाइम्स व्हेन दे आर ऑलमोस्ट ब्लाइंड, या टीचर से बहुत कंप्लेन आती है, स्कूल से कंप्लेन आती है, पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करते ही नहीं हैंगे। बहुत पढ़ा लिखा, बहुत विजिलेंट पेरेंट है वो उसको आइडेंटिफाई, पढ़ा लिखा नहीं कहूँगी, विजिलेंट पेरेंट कहूँगी कि वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वरना तो स्कूलों से कंप्लेन आते हैं। या बच्चा जब बिल्कुल ठोकरे, कभी कभी तो ऐसा था, आई रिमेंबर हैविंग अ चाइल्ड वाज स्टडीइंग इन अ वेरी एलिटिस्ट स्कूल, HSN में वो पढ़ते थे, और उनकी टीचर ने मिन्नतें करी उनके पेरेंट्स को, खुदारा जाके दिखा दो आपका बच्चा तकरीबन ब्लाइंड है। सो दे वर नॉट रेडी टू इवन एक्सेप्ट कि बच्चे को, उनके बच्चे को ये हो सकता है। सो वो अच्छा डॉक्टर साहब, इज इट जेनेटिक या ये वैसे ही कोई इस तरह की? दोनों फॉर्म्स होते हैं, जेनेटिक कंजेनिटल भी होता है, जेनेटिक भी होता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। जेनेटिक जो होता है वो तो सिंस बर्थ होता है, उसमें ज़्यादातर ये जो आपका जो ये है रेड ग्रीन वाला दैट इज़ मोर कॉमन, बट समटाइम्स एट एन ओल्डर एज, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या जिन पेशेंट को ग्लाकोमा जैसे काला मोतिया कहा जाता है, उनमें कलर विजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। कुछ ड्रग्स, कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो आप लेते हैं, जैसे कुछ मेडिकेशन जो ब्लड प्रेशर के लिए ले रहे होते हैं या हार्ट पेशेंट्स ले रहे होते हैं या स्ट्रोक के लिए कुछ पेशेंट्स ले रहे होते हैं, तो उनमें भी कलर ब्लाइंडनेस डेवलप हो जाती है। जो जेनेटिक होता है उसका तो कोई इलाज नहीं होता, कोई हल नहीं होता, लेकिन जो कि एक्वायर्ड होती हैं उसमें अगर कॉज को आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उसको रिमूव कर दिया जाए तो दे कैन गेट बेटर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी बात की कि हमारे यहाँ नॉर्मली विजन का चेकअप कराना इट्स नॉट अ प्रैक्टिस, हम लोग जब तक बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अच्छा क्या समझती हैं आप एज ए डॉक्टर, क्या गाइड करेंगी कि कौन सी ऐसी अप्रोप्रिएट एज है जब पेरेंट्स को इस बारे में बिल्कुल, अगर आपकी फैमिली के अंदर है ऑलरेडी फिर तो आपको बहुत विजिलेंट होना चाहिए, और अगर इन केस नहीं भी है तब भी आपको अपने बच्चे का प्रॉपर इतने टाइम के बाद विजन चेकअप होना चाहिए? इफ़ आई टॉक अबाउट एन आइडियल सिचुएशन, बच्चा जब पैदा हुआ उसके अगले दिन उसकी आंखें चेक हो जानी चाहिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी डिजीजेज सच एज जो कैटरैक्ट होता है, जो पैदाइशी होता है, वो अगले दिन पता चल जाता है। बहुत और भी डिजीजेज होती हैं, आई एबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं, तो बेस्ट तो ये होता है कि विद इन 1 वीक के बाद एक इनिशियल आई एग्जामिनेशन इज़ अ मस्ट, इट इज़ एक्चुअली मैंडेटरी। और अब कुछ सेटअप्स हमारे जो प्राइवेट सेटअप्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे गायनी यूनिट्स हैं, दे डू सॉर्ट ऑफ ट्राई के विद इन 1 वीक एक कम से कम एक बेसिक से एग्जामिनेशन जाए, उसके बाद फर्स्ट से पहली सालगिरह पर इसका एग्जामिनेशन होना चाहिए और फिर स्कूल जाने से पहले, दैट इज़ लाइक 3 years दे शुड बी। लेकिन अगर जो ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसमें कि जो ग्लासेस पहनते हैं पेरेंट्स, तो उनको जल्दी एग्जामिनेशन करा देना चाहिए। इट इज़ आइडियल सिचुएशन ये होती है कि विद इन 1 year। और अगर स्पेसिफिकली बच्चों को स्क्विंट, जिसको कि टेढ़ापन कहते हैं, अगर बच्चा स्क्विंट कर रहा है तो इमीडिएट इफेक्ट इट शुड बी टेकन एज एन इमरजेंसी। कभी कभी हमारे यहाँ बहुत मिथ है या मिसकॉन्सेप्शन है कि टेढ़ापन है, बड़ा होगा बच्चा ठीक हो जाता है। मल्टीविटामिन, बहुत सारे डॉक्टर्स भी यही करते हैं, मल्टीविटामिन दे देते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, ये कभी ठीक नहीं होगा। ना ही किसी मल्टीविटामिन खाने से ठीक होगा, ना ये उम्र के साथ ठीक होगा। द कॉज हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड, वट एवर द कॉज इज, द कॉज हैज़ टू बी लुक्ड इनटू, इट हैज़ टू बी ट्रीटेड। अदरवाइज कुछ वजूहात ऐसी होती हैं टेढ़ापन की जिसमें बच्चा बेवजह ब्लाइंड हो जाता है। सो अगर वो टाइमली आइडेंटिफाई हो जाता है, टाइमली डायग्नोसिस होकर उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, तो बच्चे को आप एक रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस जिसको कि हम कहते हैं उससे बचाया जा सकता है। क्योंकि टेढ़ापन जो है कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ को भी आइडेंटिफाई करता है। किसी बच्चे को जैसे रेटिनोब्लास्टोमा है, जिसको कि ट्यूमर है आई में, तो वो नहीं, जब वो आंख देखनी बंद करती है तो वो टेढ़ा हो जाती है, तो वो कभी कभी रेटिनोब्लास्टोमा में प्रेजेंट एज स्क्विंट। देन सम अदर रेटिनल प्रॉब्लम जिसमें कि वो ब्लाइंडनेस हो रही होती है, दे मे प्रेजेंट एज स्क्विंट। सो अगर हम उसको टाइमली डायग्नोसिस कर लेंगे तो टाइमली मैनेज कर लेंगे। तो और सबसे ज़्यादा जो होता है, जो किलर, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि दिस इज़ लाइक अ किलर, कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव एरर है, जैसे ग्लासेस लगते हैं तो 2 किस्म के नंबर लगते हैं, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है। प्लस जिसको कि फार साइटेड कहते हैं। तो जो हाइपरमेट्रोप्स होते हैं, अगर वो आइडेंटिफाई नहीं होंगे तो वो लेजी आई डेवलप करेंगे, और लेजी आई जब एक दफ़ा डेवलप हो जाएगी तो इट इज़ एन अपल टास्क to restore the vision back to normal.
सो वो पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है और डॉक्टर के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, और बच्चे के लिए तो उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आपको ये लगता है पेरेंट्स को कि उनका बच्चा जो है बेवजह गिर रहा है, वो चीज़ें गिरी हुई नहीं उठा पा रहा, या किसी चीज़ को इधर से नज़दीक से देख रहा है, तो उसको फ़ौरन आइडेंटिफाई करके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और एक हमारे यहाँ पास सबसे बड़ा मिथ ये कि बच्चा टीवी करीब से देखता है तो उसकी नज़र ख़राब हो गई। इट इज़ द अदर वे राउंड, उसको नज़र नहीं आ रहा होता तो वो टीवी के पास जाता है। तो अगर आपका बच्चा बार बार टीवी के पास जाके खड़ा हो रहा है और आप उसको पुल बैक करते हो, वो फिर वापस जा रहा है, तो वो लम्हा फ़िक्रिया है। दैट इज़ अ रेड फ्लैग। मैं आपके भी ये सारी बातें सुन रही हूँ, हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने बच्चों की इस तरह की एक्टिविटीज़ को बिल्कुल कहते हैं वो टाइम सही हो जाएगा या बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, अभी बच्चा है तो वो इस तरह से देख रहा है। आपने भी बात की कि ये वो इश्यूज़ हैं जो अगर इनिशली एड्रेस हो जाएँ, तो डॉक्टर साहब भाई नॉर्मली कहा जाता है कि अगर आप बच्चे को अर्ली एज में अगर उसकी विजन का इशू है, वो डायग्नोस हो गया है, उसको ग्लासेस लग जाए तो रिवर्स भी हो जाता है, क्या होता है ऐसा? रिवर्स नॉट रियली के नंबर तो नहीं पीछे चला जाएगा, लेकिन वो बच्चा देखना शुरू कर देगा ना। तो व्हाट यू रियली वांट इज कि हमारे यहाँ तो में थे ना कि ठीक हो जाएगी, ऐनक उतर जाएगी। वो ऐनक नहीं उतरेगी। ऐनक जब उतरेगी जब किसी ने गलत दी होगी, वरना वो नहीं उतरेगी। ये बहुत रेयर 1 in a million चांस है जो हाइपरमेट्रोप्स होते हैं जिनमें आईबॉल की लेंथ छोटी होती है। तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है, तो अगर आईबॉल की लेंथ फॉर्चुनेटली इतनी ग्रो कर गई कि जैसे होनी चाहिए, तो मे बी द नंबर में कम डाउन और बट इज़ अ वेरी वेरी रेयर फिनोमेना। इट्स 1 in a million। बट अदरवाइज अब आईबॉल की लेंथ जैसे मायोप्स है उनकी तो ऑलरेडी बड़ी है ना, उससे तो और बड़ा ही होना होता है। तो वो जो नंबर कम होता है या ज़्यादा होता है, एक तो कि थोड़ा बहुत एग्जामिनर बायस भी होता है, लेकिन जो उतर जाने का मतलब ये होता है कि पहले शायद गलत लगी थी। लेकिन ये वाली ये नहीं कि बड़ा होकर ठीक होगा या खुद ब खुद ठीक होगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इट हैज़ टू बी लुक्ड इनटू, इट हैज़ टू बी मैनेज, इट हैज़ टू बी ट्रीटेड। अगर एनक लगी, आई हैव हैड पेशेंट्स जिनकी माओं को अगर कहा जाए कि आपकी बेटी को एनक लग गई है, आई हैव हैड वन पेशेंट शी कोलैप्स्ड। What? शी कोलैप्स। उनका ख्याल था कि ये तो बहुत दुनिया का कोई क्राइसिस आ गया, क़यामत आ गई हैगी, और वो उन्होंने रोना धोना, और मतलब अक्सर माएँ रोना शुरू हो जाती हैं, और पहला जुमला ये आता है कि जब मतलब ये निकले एनक इज़ अ ब्लेमिश। तो मैं अक्सर उनको कहती हूँ कि अगर जो लड़का आपकी बेटी को इस वजह से चूज ना, मतलब उसकी क्राइटेरिया ये हो कि एनक पहने दें, उसको घर से ना धक्के मार के बाहर निकाल देना, उसको अपनी बेटी नहीं देनी है तुमने। अच्छा, मतलब ये अभी तक लोग ऐसा सोचते हैं, हालांकि इतनी लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं डॉक्टर साहिबा, लोग अब तो एनक से निजात ले लेते हैं, लेजिक हो जाता है, इतनी सर्जरी लातादाद चीजें। और अगर एनक पहनी भी है तो गिव योर चाइल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ दैट वो चाइल्ड बच्चा अपना कॉन्फिडेंटली एनक पहने यार। अब तो जितने छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मैं कहती थी ये एनक पहनो तुम हैरी पॉटर लग रहे हो। सो दैट आई थिंक हैरी पॉटर वाज अ मॉडल। या उनके लिए तो ये मॉडल है। आई यूज्ड हैरी पॉटर सो मेनी टाइम्स, यू You are looking like a Harry Potter। तो बच्चे बड़े खुश होकर चले जाते थे। लेकिन पेरेंट्स और स्पेशली कुछ माएँ जो है वो बहुत घबरा जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अगर ओवरऑल हर एज ग्रुप की बात करें, आप चूँकि प्रैक्टिस कर रही हैं, आपको आइडिया होगा कि विद टाइम जैसे हम मुख्तलिफ बीमारियां सुनते हैं ना जो हमने पहले नहीं सुनी होती हैं, आई रिलेटेड कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो अब लोग ज़्यादा आकर शिकायत करते हैं या उस इशू के साथ आपके पास आते हैं? अब जो ये स्पेशली आफ्टर द कोविड एरा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके नतीजे में वीसी में मतलब जो जैसे मायोपिया जिसको कहते हैं कि नियर साइटेडनेस, वो पहले आप ओल्डर बच्चों में देखते थे, अब आप लेस देन अ ईयर में भी हम देख रहे हैं, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ एन एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। बच्चे ने खाना नहीं खाया, उसके आगे जिंगल्स लगा दिया आपने। बच्चे ने कुछ नहीं करा, अम्मा कुछ कर रही हैं, उन्होंने जिंगल फोन पर। अब जब वो कंटिन्यूसली ऑन फोन है तो उसकी वजह से मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म का इंसिडेंस इज एक्सट्रीमली हाई, एंड इट इज सेड कि बाय 2025 और 26 मोर देन 80% ऑफ द चिल्ड्रन वुड बी वेयरिंग ग्लासेस। और वो एस्टिग्मेटिज्म इतनी अजीबोगरीब कॉम्प्लिकेटेड नौइयत का है कि वो मैनेजेबल भी नहीं होता, और विजन भी जिस लेवल पे जानी चाहिए ग्लासेस लगाने के बाद भी उतनी नहीं मिलती है। तो ये बहुत फिक्र की इस वक्त बात है कि आपके बच्चे को ऐनक लग भी जाती है तो ही डज नॉट गेट अ 6/6। अब ऐनक लगा के 6/6 तो हो ना, इतना ज़्यादा एस्टिग्मेटिज्म और इतने ऑड किस्म के नंबर्स अब तुम देखने में आ रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी है कि दिस इज़ बैड। और सिर्फ स्क्रीन टाइम से एक यही नहीं हुआ कि बच्चों को मायोपिया हो गया, बच्चों में स्पीच डिलेज आने शुरू हो गए। बच्चों को अब अननेसेसरली उनको अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में भी डाला जाने लगा है बच्चों को, बिकॉज दे गेटिंग स्पीच डिलेज एंड बिकॉज ऑफ देयर ऑक्यूलर इशूज़। आई कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया, जब बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं करता तो सीधा सीधा स्कूल से कंप्लेन आ जाती है कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है।
आपको रूल आउट कराएं कि ये ऑटिज्म है कि नहीं है. दे यूजली नॉट ऑटिज्म, इट इज़ यूजली जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिफिकल्टी इन सीइंग, दे हैव पुअर आई कॉन्टैक्ट, बिकॉज ऑफ देयर स्पीच डिले, देयर कम्युनिकेशन इज गेटिंग अफेक्टेड एंड दे आर नाउ बीइंग लेबल्ड एज ऑटिज्म एंड देन दे हैव ASD पे जा रहे हैं और बहुत मुश्किलात हो रही हैं. सो हमारे पेरेंट्स को, हमारे यंग जनरेशन, यंगर पेरेंट्स जो हैं, उनको अब ये देखना चाहिए कि अपनी माँ, अपने बच्चों के हाथों में फ़ोन देना बंद कर दें. और अक्सर वो आके कहती हम क्या करें, मैंने कहा अपना फ़ोन बंद करो. और बच्चा खुद तो ख़रीद के नहीं लाया, तुम नहीं दिया है आपको, आप ही दे रहे हो, आप ही ले रहे हो. तो स्टॉप यूज, आई हैव टू स्टॉप यूजिंग द फ़ोन unnecessarily so that my child stops using the phone. Exactly. अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मली बच्चे जब कुछ बच्चों को बाय बर्थ बहुत ज़्यादा इशू होता है, ये तो जेनेटिकली होता है, लेकिन आपको लगता है कि हमारी जो यंग मदर्स हैं ऑलरेडी उनके अंदर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन भी होती है कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी आई साइड या आई रिलेटेड इशूज़ होते हैं? मदर कैन नॉट बी ब्लेम फॉर एनीथिंग ना, वो ऐसा कुछ नहीं होता सिवाय एक्सेप्ट फॉर अ रुबेला इन्फेक्शन. रुबेला की अगर वैक्सीनेशन ना हो और माँ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रुबेला हो जाए तो फिर उसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जो कि हियरिंग पे भी इफेक्ट करता है, विजन पे भी इफेक्ट करता है, हार्ट पे भी इफेक्ट करता है. सो फॉर्चुनेटली जो है पिछले 2 years बैक देयर वाज अ स्टडी कंडक्टेड कि रुबेला कैटरैक्ट कितना है, रुबेला के हार्ट डिजीज़ कितना है. तो नाउ हमारे EPI में रुबेला हैज़ बीन इंक्लूडेड एंड नाउ इट हैज़ बिकम मैंडेटरी टू गिव रुबेला वैक्सीनेशन एंड वो जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन में वो अब आ गया है. तो होपफुली इंशाल्लाह ओवर द इयर्स वी विल नॉट बी सीइंग रुबेला सो मच, अदरवाइज वी यूज्ड टू सी रुबेला वी यूज्ड टू सी अ लॉट. So that is one problem. Otherwise malnourished mother हो, so obviously malnourished mother है तो malnourished बच्चा है. Stressful mother है during pregnancy तो yes there is problem. और एक से जो हमारे यहाँ जो फैमिली प्लानिंग गैप नहीं होता, so अगर हर दूसरे साल एक औरत बच्चा पैदा करेगी तो आप खुद सोचो कि उसकी हेल्थ कंडीशन क्या होगी, तो बच्चा कैसा पैदा होगा, वो नहीं लोग अंडरस्टैंड करते ना. और एक और चीज़ जो हमारे यहाँ नहीं काउंट की जाती, किसी जो बच्चे ज़िंदा हैं या जो लाइव बर्थ्स हैं वो तो काउंट कर लेते हैं, जो अबॉर्शंस हैं वो भी तो काउंट करो ना. द मदर हैज़ गॉन थ्रू दैट process, so they generally don't count. Still births they don't count. अभी बच्चा हुआ, कुछ हो गया, फौत हो गया, अगले साल, अगले 3 महीने बाद the mother is again pregnant. So they generally do not count that abortions and then still births and then problems. तो वो कुछ certain areas, certain इलाकों से जो हमारे आते हैं उनमें ये फिर malnourished mothers and malnourished children बहुत पाए जाते हैं. फिर जब malnourished होते हैं तो then you name it and they have it. Unfortunately. Thank you very much डॉक्टर सीमा, बहुत शुक्रिया. डॉक्टर सीमा कयूम हमारे साथ मौजूद थी जी. विजन रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, कलर ब्लाइंडनेस के हवाले से भी हमने बात की, और ज़ाहिर है एहतियात ही की जा सकती है. अगर आप अपने बच्चे की विजन में, साइट में कोई भी इशू देखें, अगर वो आपको कंप्लेन कर रहा है तो प्लीज़ डू कंसल्ट अ डॉक्टर, और हर चीज़ का इलाज मौजूद है. बस उसको टाइमली अगर आप रिपोर्ट कर दें या डायग्नोज हो जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी. प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है. आज हम बहुत सारे लोगों को खुश करेंगे, बहुत सारे लोगों को नाराज़ करेंगे. जो कॉफ़ी पीते हैं उनको अच्छी बात अगर लगेगी तो भी अच्छी बात है, नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं. हमारा काम है आपको आगाह करना जी. कॉफ़ी बड़ा पॉपुलर मशरूब है और सर्दियों में मैं तो ख़ुद एक कॉफ़ी पर्सन हूँ, तो मुझे लगता है कि कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा ही बढ़ जाता है. चाय का इस्तेमाल कम तो नहीं हुआ, लेकिन कॉफ़ी पीने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है. इसमें मौजूद जो कैफ़ीन होती है वो किस तरह से आपकी ओवरऑल हेल्थ पे असर डालती है, अच्छी होती है, बुरी होती है, इस पे मैं नहीं, हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो तज्जिया करेंगी. हुरिया अरूज हमारे साथ मौजूद हैं जी, माहिर ग़िज़ाइयत है. हम खुश आमदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम हुरिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड. आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक. हुरिया पहले जल्दी से बता दें, आप आज आप बुराई करेंगी कॉफ़ी की क्या अच्छाई करेंगी? दोनों करेंगी. चले, आप किसी को नाराज़ नहीं करेंगी. बिल्कुल एग्जैक्टली. थोड़ा सा कॉफ़ी के हवाले से मैं बताएं, सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ जाता है. अब विद टाइम मुझे लगता है ज़्यादातर लोग कॉफ़ी की तरफ स्विच किए भी हैं. ऐसे ही है बिल्कुल. अच्छा, कॉफ़ी की सबसे पहले तो हम बेनिफिशियल इफेक्ट्स इसके ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू, हम अगर इसके नुकसानात की बात करें तो वो तो एक्सेस में अगर ली जाए तब नुकसान है, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी है आपकी हेल्थ के लिए. कॉफ़ी सर्दियों में इसका इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसका एक इफ़ेक्ट है थर्मोजेनिक,
यानी ये बॉडी को हीट देती है, आपके जो फैट सेल्स होते हैं उनको बर्न करने में अच्छा काम करती है। सबसे पहले तो अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका सबसे मोस्ट इफेक्टिव जो बेनिफिशियल वे में अगर हम इसको देखें तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो आपका स्टमक की हेल्थ होती है, जो आपकी जीआई हेल्थ होती है, उसको बहुत अच्छा करती है। अब क्यों करती है? क्योंकि इसके अंदर कैफ़ीन होती है, जैसे आपने पहले बताया। कैफ़ीन के अंदर जो नेचुरली तौर पे विटामिन्स होते हैं, बी विटामिन्स की क्लास बहुत अच्छी होती है, B6 होता है, B1 होता है, मैग्नीशियम होता है, इसमें मैंगनीज़ होता है। ये मैग्नीशियम और मैंगनीज़ की प्रेजेंस की वजह से, उसकी अवेलेबिलिटी की वजह से नेचुरली तौर पे ये क्या करता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देता है। देन इसके बाद इसके अगर हम फर्दर इसके बेनिफिशियल इफेक्ट की तरफ बात करें तो ये जो है ये आपका जो वेट लूज़ है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, आपके ब्रेन के सेल्स को एक्टिव करने में बहुत अच्छा काम करता है। ये यूजुअली हमारी प्रैक्टिस में ये होता है कि बीइंग अ डाइटिशियन अगर पेशेंट आते हैं ना तो वो कहते हैं कि वेट लूज़ के लिए हम सुबह खाली पेट ले लेते हैं, 1 कप कॉफ़ी ले लेते हैं, उसके बाद हम प्री वर्कआउट ले लेते हैं, उसके बाद हम वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, वॉक करते हैं, तो हम इस तरीके से इसको कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन दिस इज़ वेरी रॉन्ग वे, ठीक है। आप सुबह खाली पेट कभी भी इसको इस्तेमाल ना करें। ये इसका एक नुकसान वाली साइड जो हम अगर बात करें कि कॉफ़ी को इस्तेमाल ज़रूर करें, बट एक टाइम होता है, एक अमाउंट होती है, एक कितनी सर्विंग लेनी है वो बहुत डिपेंड करती है। अगर आप इसको सुबह खाली पेट इस्तेमाल करते हैं तो ये फ़ायदा देने की बजाय आपके स्टमक को अपसेट कर देगी। अच्छा, खाली पेट कॉफ़ी खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। खाली पेट का मतलब ये है कि सुबह जब आपने निहार मुँह उठना है तो बेड टाइम पे कॉफ़ी नहीं लेनी है आपने। आप इसको इस्तेमाल करें 10 से 11 बजे के बीच में। जब आपने अपना ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का कर लिया है उसके बाद आप इसको 11 या 10 बजे की टाइमिंग में लें। उसके बाद आप वॉक करें, जैसे भी आपको डिपेंड करता है, क्योंकि ये इसके अंदर नेचुरली तौर पे ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये आपकी भूख को सप्रेस करती है, हंगर सप्रेसेंट है। अच्छा, कुछ लोग विद मिल्क लेते हैं, कुछ ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, विच वन इज़ आइडियल? अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी और मिल्क कॉफ़ी दोनों ही अपनी जगह पे ठीक हैं। अगर आपने वेट लूज़ करना है और आपने अपने आप को एक्टिव रखना है देन गो फॉर ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी इज़ वेरी गुड विदाउट शुगर। कोई शुगर नहीं, कोई चीनी का इस्तेमाल कम करें, कोई इसमें हनी नहीं, कुछ भी ऐड नहीं करना, सिंपल ब्लैक कॉफ़ी। अगर आप इसके लिए टेस्ट के लिए और वैसे अगर आप मतलब पसंद करते हैं कि मिल्क कॉफ़ी या मिल्क ऐड करके उसके अंदर कोल्ड कॉफ़ी भी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो फिर डेफिनेटली वेट लूज़ तो नहीं करवाएगा और आपकी बॉडी की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं कि स्टमक ठीक रखना है, आपने अपने आप को एक्टिव रखना है, अलर्ट रखना है, तो फिर आप ब्लैक कॉफ़ी ही इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ आप कोल्ड कॉफ़ी या मिल्क कॉफ़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसके कोई गुड इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है। अच्छा हुरिया, मुझे ये बताएं कि नॉर्मली हमारे यहाँ कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सेसेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, बट हमारे यहाँ चूँकि वेदर ऐसा है, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो हम लोग करते हैं कि जी अच्छा चाय पी लो, चाय नहीं मिल रही कॉफ़ी पी लो। तो कितनी क्वांटिटी आइडियल होती है कि अगर आप कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं तो आप कितनी कॉफ़ी पीनी चाहिए? अच्छा, कॉफ़ी का इस्तेमाल अगेन बहुत अच्छा है। मैं बार बार कॉफ़ी के बेनिफिट्स का इसलिए कह रही हूँ कि कॉफ़ी विंटर्स में ज़्यादा इसका होता है, लोग समर्स में भी करते हैं बट उसमें कम होता है, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है, डायूरेटिक है ये नेचर, ये ब्लड प्रेशर को रेज भी कर सकती है अगर आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ाएं। अब इसकी अगर हम डेली सर्विंग की बात करें कि डेली हम कितने कप कॉफ़ी के इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो सेफ़ है वो 3 to 4 कप है विंटर्स में। आप 3 से 4 कप, और उसके अंदर 1 टीस्पून जो होता है उसका भी आधा, जो हाफ टी स्पून जो है कॉफ़ी 1 कप पानी हॉट बॉयल जो वाटर होता है उसके अंदर डाल के उसको बॉयल कर लें या उसको मिक्स अच्छे से करके वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़्यादती अगेन बुरी चीज़ मतलब अच्छी तो नहीं होती सेहत के लिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो डेफिनेटली अगर आप इसकी जो क्वांटिटी है इसके अगर आप 1 टेबलस्पून डाल रहे हैं 1 कप के अंदर, पानी के अंदर या गिलास के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान दे सकती है। तो 3 से 4 कप आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्लैक कॉफ़ी, अच्छा बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि निहार मुँह तो वो कॉफ़ी पीते हैं लेकिन उसके साथ साथ रात को सोने से पहले भी दे वांट के कॉफ़ी पीनी है। अच्छा, उससे मेरा तो पर्सनली मुझे लगता है नींद का साइकिल बड़ा ख़राब हो जाता है। क्या वाकई ये साइकोलॉजिकल होता है इफेक्ट, या वाकई कॉफ़ी या कैफ़ीन का इंटेक जो होता है वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है? बिल्कुल होता है। कैफ़ीन के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके एडिनोसिन, सेरोटोनिन, एक ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन को अलर्टनेस करने के लिए, यानी अलर्ट करने के लिए, एक्टिव रखने के लिए जो है वो स्टिमुलेट करता है उसको। जब हम कैफ़ीन को रात के टाइम इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली ये आपकी स्लीप को
डिस्टर्ब करती है। अब स्लीप डिस्टर्बेंस में क्या आता है, इंसोम्निया आता है, आपको नींद नहीं आती, बेचैनी सी रहती है, आपको नींद टूट के आती है, ये इशू आ सकता है। इरिटेबिलिटी आती है, ये भी डिस्टर्बेंस की एक टाइप में आता है। तो इसका सबसे बेटर ये होता है कि आप 2 बजे के बाद, शाम 2 बजे के बाद आप कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। सबसे बेटर जो साइंस कहती है, ये साइंटिफिक एक है कि अगर आप 2 बजे के बाद कॉफ़ी पीते हैं तो और शाम के टाइम 5-6 बजे के टाइम फिर 1 कप ले रहे हैं तो आपको रात को नींद कभी भी ठीक से नहीं आएगी। अगर आपने कॉफ़ी लेनी है तो आप सुबह 10 बजे 11 बजे लें, उसके बाद आप 1-2 बजे के बाद आपने लेनी ही नहीं है अगर आपको नींद का इशू आता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर बंदे को ये सेम इशू नहीं होता। अगर कोई एडिक्टेड नहीं है और वो इनिशियली अभी स्टार्ट की है उसने कॉफ़ी लेना और वो रात के टाइम भी ले रहा है, सुबह भी ले रहा है, बीच में दोपहर में भी ले रहा है, तो डेफिनेटली उसको ये इशू आएगा। तो उसका बेटर ये है कि आपको सोने से तकरीबन 5-6 घंटे पहले 1 कप लिया हो, उससे पहले सोने से 1 घंटा पहले ना लिया हुआ हो। अच्छा, बहुत सारे हाइपरटेंशन, डायबिटिक इस तरह के लोग भी होते हैं जो कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए क्या आइडियल सिचुएशन है? अच्छा, जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए भी कॉफ़ी बहुत अच्छी है। ये आपके जो इंसुलिन लेवल्स, टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है उसमें आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। तो ये क्या करता है, कॉफ़ी का एडिशन जो है, स्पेसिफिकली ब्लैक कॉफ़ी, अब इस कॉफ़ी को प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैं इसमें मिल्क कॉफ़ी की बात कर रही हूँ, ये ब्लैक कॉफ़ी की बात हो रही है, विदाउट शुगर वाली कॉफ़ी है ये, ठीक है। तो इसमें मेजरली ब्लैक कॉफ़ी का एडिशन डायबिटिक पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा जो है ये बीटा सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। बीटा सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन को, जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज़ में हुई होती है उसको स्टिमुलेंट करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो कॉफ़ी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी सेफ़ है, लेकिन 1 से 2 कप, उससे ज़्यादा नहीं। सही। और जो हाइपरटेंशन पेशेंट जो है उनमें वेरी करता है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम, पोटाशियम, बी कम्प्लेक्स होता है, वो बहुत अच्छा होता है जो बीपी है उसकी कंडीशन को मैनेज करने के लिए। इसका भी डिपेंड करता है, डायबिटिक और हाइपरटेंशन तो ऐसी कंडीशन है जिसमें मेडिसिन को देख के हम कोई भी डाइट की जो चीज़ है वो साथ रेकमेंड करते हैं। अगर जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रहा है, हाइपरटेंशन की ले रहा है, बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की ले रहा है, तो फिर डिपेंड करता है कि उसको 1 कप, मैक्सिमम 1 कप, उससे ज़्यादा नहीं हम रेकमेंड कर सकते, और वो भी ब्लैक कॉफ़ी अगेन। और डायबिटिक पेशेंट में तो 2 कप आराम से वो ले सकता है और वो डेफिनेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस को जो है मैनेज करने में बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जब कोई डाइट प्लान ले रहे होते हैं तो उनको रिकमेंड किया जाता है जी आपने सुबह कॉफ़ी पीनी है, उठकर आप इसमें देसी घी डालें। मैंने चूँकि की थी एक डाइट तो उसमें मुझे पता था कि देसी घी डाल के आपने सुबह कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है, फिर आपने इतने बजे पीनी है और इतने बजे नहीं पीनी। ये क्या वाकई डाइट्स के अंदर सही होता है इस तरह से कॉफ़ी का इस्तेमाल? अच्छा, डाइट्स जब आप करते हैं, डाइट करते हैं तो डाइट की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। कीटो है, इसके अलावा बहुत इंटरमिटेंट फास्टिंग है। कीटो डाइट, कीटो डाइट तो डेफिनेटली अगर कोई किसी डाइटिशियन के पास या किसी भी प्रोफेशनल बंदे के पास आप जाते हैं तो कीटो डाइट समहाउ बेटर भी है, बट ये लॉन्गर टर्म अच्छी नहीं है। आपकी स्किन को, हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो मेन चीज़ ये है कि अगर आप कॉफ़ी, अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि सुबह एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ये आपके स्टमक को, जो कि हमारा मेन गट हेल्थ हमारी मेन होती है। अगर हमारा स्टमक ठीक है तो हमारी स्किन ठीक है, अगर हमारा स्टमक ठीक है तो हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन बिल्कुल ठीक काम करता है। और इसी से मेन चीज़ ये है कि अगर सुबह वेट लूज़ के लिए इस्तेमाल करनी है तो प्री वर्कआउट आप अगर शाम में या आप अगर दोपहर में खाने के बाद किसी भी इस टाइम पे, जिस टाइम में आपका स्टमक बिल्कुल अपसेट ना हो, बिल्कुल खाली ना हो, एम्प्टी ना हो, तो उस टाइम आप ले सकते हैं। सुबह के टाइम मैं रेकमेंड नहीं करती, ये मेरी प्रैक्टिस का ये पार्ट नहीं है कि मैं सुबह खाली पेट इसको रेकमेंड करूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं कि पेशेंट्स फिर ये कहते हैं कि हमारी स्किन, हमारे बाल और हमारे स्पेसिफिकली जो गट हेल्थ है, स्टमक हेल्थ है, वो अपसेट हो जाती है इसके साथ। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच हुरिया, बहुत शुक्रिया। हुरिया अरूज हमारे साथ मौजूद थी जी। कॉफ़ी के फ़वाइद उन्होंने ज़्यादा बताए, नुकसान कम बताए, लेकिन जाहिर है एहतियात, हर चीज़ मॉडरेशन से अगर इस्तेमाल की जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। मेरा गला ख़राब हो गया, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।